श्यामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। जी, महावीर भगवान जी की जय। महावीर भगवान के चरणों में हम लोग जस्ट महावीर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए और उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और उनका अभिवादन और धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैन शिक्षा समृद्धि मंच का अभिवादन और प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारे जितने भी गुरु मार्गदर्शक हैं और हमारे जितने भी मित्र हैं सभी को बधाई और सभी को अभिवादन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस कार्यक्रम को और ज्यादा सफल बनाने के लिए हम लोग एक दूसरे को बधाई और प्रोत्साहित करते हैं। तो आज का शीर्षक है, क्या है आज का शीर्षक? चैट बॉक्स में लिखिए सभी। नहीं श्री, स्वागत है आपका। जी शांतला जी, कृतिका जी बहुत बढ़िया, शोभा जी बहुत बढ़िया, शशि जी, पूजा जी, साक्षी जी, सोनल जी, नैनश्री जी, रिश्ता जी, स्वागत है रिश्ता जी आपका, नेहा जी, प्राची जी, आयुषी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी का स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नैतिक शिक्षा एवं संस्कार। ये ऐसे शब्द हैं रोज ही हमने कहीं ना कहीं सुने होते हैं, है ना। नैतिकता का भाव है, नैतिकता है, नैतिकता के आधार पर ऐसे शब्द सुनते हैं ना बहुत सारे, है ना। या संस्कार है, ये बहुत संस्कार वाला है, संस्कारी है, या संस्कार ही नहीं है ना। ऐसे शब्द हम सुनते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रयोग में होने वाली चीजें हैं, है ना। ज्यादातर नकारात्मक रूप से प्रयोग ज्यादा की जाती हैं, सकारात्मक तो कम बोलते हैं लोग कि संस्कारी है, तो ज्यादा ये बोलेंगे संस्कार नहीं है या नैतिकता नहीं है। तो होता क्या है, ये क्या होता है, क्या हम समझते हैं इससे, क्या हमारी समझ है, नैतिकता है क्या, ये कैसे हम समझ सकते हैं कि नैतिकता हमारे अंदर है या किसी और के अंदर है, या नैतिकता पर कैसे चला जाए, या उसका प्रभाव क्या है, या उसके लाभ क्या होते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इससे लाभ क्या होगा या इससे हानि क्या होगी, है ना। कोई ऐसा कार्य जिससे हमारे को नुकसान हो सकता है तो बचा जाता है, कोई ऐसे कार्य, ऐसे गुण कौशल हमें सीखने से हमें फायदा होता है तो हम सीखते हैं या उस रास्ते पे चलते हैं। तो कैसे पहचानेंगे संस्कार क्या होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। सबसे अच्छा समय कौन सा होता है संस्कार देने का, है ना। जो संस्कार हमारे जीवन में आ जाते हैं वो सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, वो आज हम यहाँ बातें करने वाले हैं, है ना। वो हम अच्छे से समझेंगे एक दूसरे का बातें करते हुए और उनका अभ्यास करेंगे जीवन में, नैतिकता लाने के लिए, संस्कार लाने के लिए, और आने वाले समाज भावी पीढ़ी में कैसे हम नैतिकता और ये संस्कार के गुण पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का उद्देश्य है हमारा। ठीक है जी, तो कौन बताना चाहेगा क्या है नैतिकता, क्या होता है संस्कार? जी नेहा जी बताइए, बाकी हाँ सब लोग सर, म्यूट कर दीजिए। इसमें नैतिकता अगर कहे जाए तो जैसे नियमों का पालन करना, जैसे अगर हम कार चलाते हैं, रोड पर चलते हैं, या फिर तो उसमें जो भी कानून के द्वारा नियम बनाए गए हैं, अगर उनका हम पालन करते हैं तो उसको वो हमारे नैतिकता या संस्कार में, नैतिकता में आएगा। और संस्कार होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जैसे एक माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, या किसी के जो भी अच्छे गुण होते हैं उसको अगर अपना लेते हैं तो उसके लिए हम कहेंगे कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं। तो सर हमारे हिसाब जी 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 ने सिर्फ यही अंतर है एक्चुअली। क्या हो गया है ना कि संस्कार ना बहुत सिंपल सा एक शब्द है और उसका मतलब है आदतें। यस सर।
अभी क्या हो गया ना, वो परिवार से जुड़ गया है और परिवार के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जो भी आदतें होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, हम उन्हें आप सिखा के उसकी आदतें डालते हैं, तो हम बोलते थे वो संस्कार हैं। जी फैमिली का बैकग्राउंड जैसे कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि हम आदतें जो बना रहे हैं ना, वो संस्कार हैं हमारे। जैसे हमने इतने दिनों में ये आदतें पढ़ी हैं, तो ये संस्कार बन गया है। अब मैं बोलूं कि अब से बंद कर रहे हैं, तो आपको ना छटपटाहट होगी, क्योंकि ये जो आदत बन गई है, संस्कार पड़ गए ना, ये छूटते नहीं है। तो ये वो भी जो हम है वो संस्कार है। ये अच्छा संस्कार पड़ा है, हम सकारात्मक बातें करते हैं, सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ बातें करते हैं और प्रगति और उन्नति के लिए कार्य करते हैं, तो ये अच्छे संस्कार हैं। और यहीं पर कुछ ऐसे कार्य सिखाए जा रहे होते हैं जिससे कि समाज की हानि होती, तो वो नकारात्मक संस्कार होते। संस्कार वो भी होते, लेकिन वो नकारात्मक प्रभाव डालने वाले होते, तो उससे हानि होती समाज की, है ना। तो अभी हम लोग अच्छे संस्कार ले रहे हैं। तो संस्कार का बहुत सिंपल सा मतलब समझा रहे तो आदतें हैं, है ना। संस्कार संस्कृत का शब्द है, इसलिए वो गूढ़ थोड़ा सा हो गया है हम लोगों के लिए, लेकिन सिंपल आदतें। नैतिकता, जैसे हाँ नेहा जी ने बात की, ये सामाजिक हमारी नैतिकता है कि हम रोड पर चल रहे हैं तो उसका पालन करें, या अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखें, जो भी है, ये नैतिकता का आधार है। ये थोड़ा सा फिर से एक सब्जेक्ट है जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना और पढ़ना पड़ेगा, तो मैं पूरा इसमें स्लाइड के थ्रू ही चलने वाला हूँ, ताकि आप भी पढ़ सके और मैं जो कह रहा हूँ आप आसानी से समझ सकें। क्योंकि जैसे हमने प्रशंसा की कला में सीखा था पढ़ पढ़ कर ही, और फिर जब आपने अभ्यास किया तो आपको मजा आया, है ना। तो ऐसा ही आज हम फिर से यही करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा गूढ़ है, ये नया है हमारे लिए, सभी के लिए। हमने सुना तो बहुत है, लेकिन उसको टेक्निकली समझने का आज दिन है। हमने बहुत सारी चीजें सुनी होती हैं, जैसे मान लो कोई सुनते हैं डॉक्टर के बारे में, पढ़ता है डॉक्टर, पढ़ाई है, दवाइयां, ये वो सब, लेकिन अब वो जो जा रहा है डॉक्टर बनने तो उसकी जो पढ़ाई होगी फिर वो प्रोसेस के हिसाब से ही होगी। फिर वो जब डॉक्टर बन जाएगा तो फिर उसे हंसी आएगी अपने ज्ञान के ऊपर पहले जो था, क्योंकि उसे एनाटॉमी पता पड़ जाएगी बॉडी की, कि क्या बॉडी में पार्ट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है, इस पूरे प्रोसेस को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि बिकॉज होता क्या है कि हम लोग ना शिक्षक हैं, हमारी तरफ से जो भी जाना चाहिए वो सही जाना चाहिए। जब हम बच्चों को बताएंगे तो वो उस तरीके से बताना चाहिए कि बच्चों को समझ में भी आए और उनका आधार जो बने वो मजबूत बने, है ना। सुनी सुनाई बातों पर ना बने, बने तो आधार पर बने। तो मैं शुरू करता हूं आप लोगों के साथ। एक मिनट, सोइएगा मत प्लीज। किसी को नींद आया तो बता दीजिएगा, मैं जोक जोक सुना दूंगा, 2-3 बढ़िया बढ़िया सुंदर से। बीच में शैली जी और आकृति जी ने रखा है थोड़ा सा कार्यक्रम बीच में, तो हम उनको भी मौका देंगे। जी, नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? नैतिक या नैतिकता का अर्थ वह अच्छा व्यवहार या कर्तव्य जिसकी हम हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ सब लोग अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, उसके लिए सबसे पहले हमको बदलना होगा। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं, तो उस समय बाद हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होने लगता है। इस तरह के अच्छे व्यवहार या कर्म का समाज में आदान प्रदान नैतिकता कहलाता है। ये वही बात है जो हमने की, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में था। हमने भी बातें यही की कि जो हमारी अच्छी आदतें हैं, अच्छी बातें हैं, जिसका समाज में सम्मान होता है ना, वो नैतिकता है। और उसके अलावा जो है वो अनैतिकता है। मान लीजिए एक जज है, उसका कर्तव्य है न्याय करना, दोनों पक्षों की बातें सुनना, और अगर अभी भी उसे लगता है कि सारे पक्ष सही से नहीं हुए हैं क्लियर, तो वो और ज्यादा एविडेंस की मांग करता है कि और अभी साक्ष्य दिए जाएं, जिससे कि मैं समझ सकूं कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन उसी बीच में कहीं से ऐसा हो जाता है कि उसको लगे कि इसका पक्ष लेना है, और वो बिना समझे उसका पक्ष लेकर और फैसला सुना दे, तो वो क्या कहलाएगा? अनैतिकता। लेकिन जब तक वो सारी चीजें कानून के हिसाब चल रहा है, तो वो नैतिकता के आधार पर कार्य कर रहा है। ऐसा ही हमारे पूरे वातावरण में चारों तरफ आप देख सकते हैं, नैतिक और अनैतिक कार्यों को समझ सकते हैं। जी, तो इस जो भी कार्य हम अच्छे तरीके से करते हैं, समाज के लिए करते हैं, समाज के भलाई के लिए करते हैं, वो नैतिकता के रूप में समझे जाते हैं। अब नैतिकता के मूल तत्व कौन से होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि ये क्या है?
अब अभी आप बहुत सारी चीजें ना रिलेट करते जाओगे रिलेट इस तरह करोगे, संबंध इस तरह बनाओगे कि हमने जब पहले 1 जुलाई से शुरू की थी बातें करनी, या जो भी हमने समझा, सीखा या अभ्यास किया, वो कहीं ना कहीं आप अभी समझोगे कि उसका कारण क्या था, वो क्यों आपसे बातें की गई, वो क्यों हमने सीखा, वो हमने क्यों अभ्यास किया। वो जैसे जैसे हम बातें करना शुरू करेंगे अभी, तो हम सबकी समझ में आना शुरू होगा कि वो किस तरीके से डिजाइन किया गया था और उसका आधार क्या है, उसकी जड़ें क्या है, उसका रूट क्या है। ठीक है, तो अब जब आप देख पा रहे हो सामने, इसका मूल तत्व क्या है? बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब आज के समय में हम लोगों के पास ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और बुद्धिमत्ता कितनी है वो भी आज एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है कि हम बुद्धिमान हैं या नहीं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज बहुत है, उसका आप समझ पाएंगे जब बातें करेंगे कि बुद्धिमत्ता और सिर्फ नॉलेज होने में कितना अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद ईमानदारी। ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी होती है कि अगर मुझे कहीं 10 रुपए पड़े मिलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, वो 10 रुपए या तो मैं उसको, जो उसका पात्र है या जिसका है वो लौटा दूं, या मैं उसका सदुपयोग करूं, पुलिस में दूं या दान पात्र में डालूं, ना कि अपनी जेब में रखूं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत वाइड है ईमानदारी, तो आप किसी भी रूप में समझ सकते हैं। ईमानदारी एक दूसरे के प्रति होती है, मित्रों के बीच में हो सकती है ईमानदारी, आप आपस के रिलेशनशिप में ईमानदारी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ईमानदारी हो सकती है ना, गुरु शिष्य के बीच में ईमानदारी हो सकती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में ईमानदारी हो सकती है, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी हो सकती है। ईमानदारी का भी सीधा सीधा अर्थ है कि मैं अपने कर्तव्य के साथ जुड़ते हुए जो सही है वो मैं करूं, वो ईमानदारी। जैसे शोभा जी स्कूल जाती है, पढ़ाती हैं, वो उनका कर्तव्य है कि मैं पढ़ाऊं और अच्छे से पढ़ाती है, वो ईमानदारी है। इतना सा सीधा सा संबंध है। लेकिन शोभा जी जाएं और बच्चों को होमवर्क देकर आराम से कुर्सी पर लेट के सो जाएं कि बच्चे तो कुछ कहेंगे, उनकी तो मौज आ गई, लेकिन क्या होगा? क्या वो ईमानदारी है? नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को ये समझना है। सत्य, सत्य का अर्थ, शोभा जी का नेट फिर से हो गया है। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य कैसे पहचानेंगे, सत्य क्या होता है? अगर तार है, बिजली का स्विच ऑन है और उसको छू के देखिए, 100% करंट लगेगा आपको, वो सत्य है, प्रमाणित है। तैरना नहीं आता और गहरे पानी में कूद जाएंगे, डूबने की चांसेस पूरे हैं, वो सत्य है। तो जो भी चीजें प्रमाणिक हैं वो सत्य हैं। 2 और 2 4, 2 3 6, ये चीजें जो प्रमाणित हैं ये सत्य हैं। हम यहाँ बैठे हैं, ये सत्य है। बहुत सारा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सत्य, अगर इसकी भी बात करें तो इसके लिए पूरी एक वेबिनार हो सकती है। संवेदनशीलता, जो हमारे जैन धर्म में तो वैसे भी है, संवेदनशीलता मतलब एक दूसरे के प्रति संवेदना रखना, अगर किसी का दुख है तो उसे समझना, उसको सहारा देना, है ना, या किसी का कोई जरूरतमंद है तो उसको जरूरत के हिसाब से उसकी मदद करना। तो ये संवेदनशीलता के आधार है या उसका रूप है, उसको हम समझ सकते हैं। क्षमा, हम जैन धर्म में वैसे भी पूरा क्षमा के ऊपर पूरा पुरजोर वो देते हैं बल। और अभी पर्यूषण गया है तो उसमें क्षमा के ऊपर हमने पूरा कार्य किया है और एक दूसरे को क्षमा करने का भी कार्य किया है। सभी समझते हैं इस विषय में कि अगर चाहे हमसे छोटा है चाहे हमसे बड़ा है, अगर हमें लगता है हमने गलत किया है तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आयु में हमसे छोटा है, पद में हमसे छोटा है ना, रुतबे में हमसे छोटा है, धन में हमसे कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने गलती की है तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। अपनी गलती को समझते हुए क्षमा मांगने से हमारे मन का एक तो बोझ हल्का होता है और प्रसन्नता आती है। निष्काम कर्म और सहायता। निष्काम कर्म के विषय में तो हम पिछले 2 हफ्तों से काफी बातें करते आ रहे हैं और हम प्रयास और अभ्यास भी कर रहे हैं और समझ भी चुके हैं कि उसका अर्थ क्या है, उसका फायदा क्या है, उसका लाभ क्या होता है। जब हम निष्काम भाव से किसी की कोई मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो अंदर जो हमारे अंदर जो भावना पैदा होती है, जो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आती है या एक शांति का एहसास होता है, वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते, वो कोई दे नहीं सकता। वो तब मिलती है जब हम
अपने मन से हमें लगे कि बस कर देना है। और जब हमारे मन में ये आ जाए कि मैं ना अभी आज 100 रुपए का फायदा करने वाला हूं और मुझे ना इससे काम होगा, कोई ना कोई निकलेगा, तो वो कार्य करिए ही मत। या उससे कह के करिए, भाई मैं आज ये दे रहा हूँ, कल मेरा काम कराना है तुझे, इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है, उसे क्लियर होना चाहिए कि भाई ये कोई मदद नहीं कर रहा, ये बिजनेस है। अगर मदद कर रहे हैं तो उसे पता होनी चाहिए मदद है। जब भी ये भावना आ जाए कि इससे मुझे कुछ प्राप्ति होगी, तो वो मदद नहीं है, वो सहायता नहीं है, वो बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है? लेन देन। मैंने दिया, आपने लिया, आपने दिया, मैंने लिया। ठीक है, वो लेन देन है अगर, तो वो बिजनेस है, व्यापार है, वो मदद नहीं है। अभी हम लोग अभी यहाँ पर जो भी कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो निस्वार्थ भाव से काम है। आप हम लोग, हमें जितना ज्ञान है हम आपके तक पहुंचा रहे हैं, आपको जितना ज्ञान है आप बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो क्या है, वो एक श्रृंखला बन गई है। उससे क्या फायदा होने वाला है? आने वाले समय में समाज का रूप बदलेगा, समाज के अंदर नैतिकता और संस्कार पैदा होंगे। वही कार्य उद्देश्य हम आगे लेकर चल रहे हैं। सहायता, निष्काम कर्म, वही एक साथ जोड़े हम लोगों ने कि निष्काम कर्म करना है यानी कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी कर्म करना है, जैसे आपने बहुत सारे लोगों का उदाहरण देखा होगा कि उन्होंने अगर कोई समय आया तो अपने परिवार के लोगों को भी सजा दिलाई, जज होते हुए खुद या पुलिस वाला होते हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा कर्म है ये, और इससे मेरे परिवार या किसी का लेना देना नहीं है, मैं अपने कर्म से जुड़ा हूं। जब वो इस तरीके से कार्य करते हैं तो ईमानदारी भी आती है उसमें, उसके अंदर निष्काम कर्म भी आता है, उसके अंदर प्रतिबद्धता, सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें उसी रूप में कार्य करना है कि जो भी कर्म हमें करना है, जो हमारा इस समय रूप है, मेरा जो पद है वो इस समय शिक्षक का है, तो मुझे वो कार्य करना है। हो सकता है मैं उसके अलावा कभी आपसे बातें करता हूं तो हम लोग पर्सनल बातें भी कर लेते हैं, कई बार समझ लेते हैं कि इस जीवन में क्या चल रहा है। ठीक है, और आप मार्गदर्शन की बात करते हैं तो फिर वो रूप आ जाता है, गुरु का पद आ जाता है, फिर हम उसी हिसाब से मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है कि ये जो समय है, ये जो इस पद पर हम बैठे हैं, उस पद का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, लगन के साथ, तो वो हम लोग नैतिकता के आधार पर कार्य कर रहे हैं। ये एक बहुत सिंपल सा बात है। उस पद से हटने के बाद मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी अपनी व्यक्तिगत पहचान है ना। अगर मैं वो कार्य में संलग्न नहीं हूं, मान लीजिए जैन शिक्षा समृद्धि के किसी कार्य से मैं संलग्न नहीं, तो वो मेरी व्यक्तिगत पहचान है। मैं वो जो करूंगा वो मेरी व्यक्तिगत छवि बनाएगा, और या तो उसको बढ़ाएगा या उसको खराब करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अलग अलग करके चलना होता है। जब हम परिवार में होते हैं तो हम एक पारिवारिक व्यक्ति होते हैं, और हमारे अलग अलग रूप होते हैं। कोई बहन है, माता है, कोई पिता है, कोई भाई है ना, तो उसका वहां रोल आ जाता है, उसका वहां पद आ जाता है। तो वो उस तरीके से कैसे नैतिकता से कार्य करता है, तो वो सिखाना होता है अपने परिवार के लोगों को कि क्या सही है और क्या गलत है। अपेक्षाएं उतनी रखनी है जिसके हिसाब से हम लोग आराम से जीवन यापन करें, ऐसा ना हो उसके बाद अनैतिकता आ जाए। तो नैतिकता में रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है? जो भी कल हमने वीडियो देखने के बाद सभी ने अपने अपने अनुभव रखे कि हमारे पास जो है उसमें उसका आनंद लेना है। मान लो मेरे पास टॉफी है, उसको आनंद लूं, फिर मैं अगली टॉफी के बारे में सोचूं। मान लो बच्चे के बारे में भी सोचा जाए, तो क्या करेगा वो? बच्चे को कभी दो ना तो टॉफी, तो क्या करेगा? पहली वाली खोल के मुंह में रख लेगा, फिर कहेगा लाओ और दो। मतलब उसको सिंपल सा, उसे भी पता है कि इसको एंजॉय कर लो, बाकी के लिए प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसको भी छोड़ दे और कुछ भी ना मिले। तो ऐसे ही बच्चे जैसा मन हमारा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन, क्लियर, और प्रयास करना चाहिए बढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर इसके बाद हम बात करें नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नैतिकता का संबंध मानव जीवन की अभिव्यक्ति से है, यानी कि हम मानव जीवन क्या है मानव के अलावा जितने भी जीव हैं उनके अंदर एक चीज नहीं है, क्या? वो अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। वो बता नहीं सकते क्या सोच रहे हैं। कुछ जानवर हैं दोस्त, वो कई बार बता तो देते हैं कि हाँ हम आपको पसंद करते हैं, जैसे घोड़ा है या बकरी है या डॉग है, पेट्स हैं, लेकिन वो उस तरीके से अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जिस प्रकार से मानव करते हैं। बोलकर, है ना, अपने फेस एक्सप्रेशन से, लिख कर भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से, पोएम से कर सकते हैं, गाने गाकर कर सकते हैं, शेरो शायरी से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से। तो क्या है,
नैतिकता का संबंध मानव जीवन की अभिव्यक्ति से है। और मानव की पहचान क्या होगी? जैसा वो कर्म करेगा, जैसे वो विचार रखेगा, वैसा ही हम उसे समझेंगे। शुरू में सभी के ये बात थी ना कि हमें लोग ये सोचते हैं कि मैं घमंडी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, है बिकॉज हम बात नहीं कर रहे थे। हम जाते थे तो बैठ जाते थे, हमें लगता था क्या बातें करें, है ना, क्या बोलें, किससे बोलें। तो किसी को लगता था ये तो ऐसी बैठी हुई है, ये तो ऐसे बैठे हुए हैं, यानी इनमें बहुत घमंड है, या और हमारे अंदर है नहीं, हम तो सिंपल बैठे हैं। तो उसमें क्या हरास था, क्या कमी थी? अभिव्यक्ति की। हमने एक्सप्रेस नहीं किया, हमने आइस मेल्ट करने की कोशिश नहीं की। मेल्टिंग द आइस बोलते हैं ना, जब कहीं जाते हैं तो बात करते हैं कि कैसे कैसे दोस्ती बढ़ाई जाए, कैसे मित्रता बढ़ाई जाए। तो बात करते हैं आपस में एक दूसरे से, कहाँ से आए हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं, है ना, आप क्या करते हैं। फिर क्या होता है, कुछ कुछ कई बार हमारे वो मिलने शुरू हो जाते हैं, हॉबीज, गुण। तो कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, किसी को मूवी कोई अच्छी लगती है ना, है ना, कोई कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो क्या एक दूसरे से फिर वो बातें शुरू हो जाती है। तो वो अभिव्यक्ति है। तो मानव जीवन का संबंध, मानव जीवन की नैतिकता अभिव्यक्ति से है। तो अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक, जिसके अंदर किसी का भी भला हो, है ना, तब वो लगेगी कि हाँ, हम सच्चे मानव हैं। मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता, महत्व, अनिवार्यता व अपरिहार्यता जरूरी है, ताकि वह अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक और देश के प्रति दायित्व को भी निभा सके। जो भी हमने बात की बहुत सारी, कि ये सारी चीजें हमारे अंदर होंगी तो हमारे पास जो भी पद होंगे, जो भी रोल्स हमें लाइफ में मिले हैं, उनको हम अच्छे तरीके से निर्वहन कर पाएंगे, है ना। जितने भी अभी हमने पहले भी बात की, नैतिकता सामाजिक जीवन को सुगम एवं विस्तृत बनाती है। सामाजिक जीवन यानी कि जो हमारा समाज है, जो हमारा वातावरण है चारों तरफ, अगर नैतिकता होगी, क्या होगा उससे? सभी को एक दूसरे पर विश्वास होगा, सभी को पता होगा कि ये जितने भी हमारे आस पड़ोसी मित्र हैं, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, या इनका कोई हमारे प्रति ऐसा व्यवहार नहीं है, या इसका ऐसा हमें हमें इनसे कोई ऐसा लालच नहीं है इन लोगों का कि हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमसे मिलने आते हैं तो इसलिए मिलने आते हैं कि हम कोई धन का आपको फायदा करा सकते हैं या प्रतिष्ठा का फायदा करा सकते हैं। तो क्या होगा उससे? एक दूसरे से प्रेम संबंध अच्छे होंगे, जैसे पुराने जमाने में काफी हुआ भी करते थे, है ना। एक दूसरे का मिलजुल कर साझा चूल्हा चला करता था, आपने कभी सुना होगा कि पूरे मोहल्ले वाले ना इकट्ठा ही खा रहे हैं, इकट्ठा ही बना रहे हैं, इकट्ठा ही बैठ के मस्ती हो रही है। शाम को 2-3-4 घंटे का कार्यक्रम, खाना बनाना, खाना और गाना गाना। तो कितना सुंदर समय होगा वो। आप एक ही घर में 3 टीवी हैं, 3 कमरे में सब अलग अलग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं एक ही घर के अंदर। तो कौन सा अच्छा था, कौन सा समाज अच्छा है? उसमें उसमें सभी के गुण और क्वालिटीज कैसे निखर के आते होंगे। है ना, कोई गाना अच्छा गा रहा है, कोई डांस अच्छा कर रहा है, कोई जोक अच्छा सुनाता होगा, कोई मंच संचालन करता होगा, कि या बच्चों को कहते होंगे कि आज तुम संचालित करो, तो बच्चे कितनी तेजी से आगे बढ़ते होंगे, गुण कलाओं का विकास होता होगा। तो जब नैतिकता आती है तो समाज का रूप और चरित्र बदलता है, और फायदा किसका होता है? सभी का होता है ना। अब बात करें जैन धर्म के मंत्रों में नैतिकता को विशेष महत्व दिया जाता है, सभी जानते हैं। मैं उतना नहीं जानता जैन धर्म के विषय में जितना आप लोग जानते हैं। मैं थोड़ा बहुत इस वजह से जानता हूँ कि मेरे बचपन से मित्र जैन धर्म से रहे हैं और मैं जैन मंदिर में जाता भी रहा हूँ। जो भी आयोजन होते थे, पाठ, हम जाते थे, हम मंत्रोच्चारण भी करते थे। रात रात भर चलते हैं ना अपना, कुछ 24 घंटे वाले भी मंत्र आयोजन चलते हैं ना, मैं उसमें भी जाता था मित्रों के साथ। या फिर अभी 7-8 साल से जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उससे मैं समझ पाया हूँ। तो ये ये आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं मुझसे ज्यादा बेहतर, कि जैन धर्मों के किस मंत्रों में नैतिकता पर बल दिया गया है। नैतिक शिक्षा की शुरुआत, हाँ, सबसे जरूरी बात हम जो कर रहे थे पहले, कि कब और कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कौन सा समय सबसे अच्छा है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता मनुष्य के लिए जीवन भर रहती है, किंतु इसको सीखने सिखाने का समय होता है, वो होता है बाल्यावस्था। शुरू में हमने बात की कि जो हम भी यहाँ सीख रहे हैं, जो हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, उसमें नैतिकता भी है और वो जीवन पर्यंत काम आने वाली है। सबसे सुंदर समय कौन सा होता है? जब छोटे बच्चे होते हैं। क्यों? कारण क्या है उसका? कारण है उनको जो भी आप सिखा दोगे उनके मन में रच बस जाएगा। मिट्टी होते हैं ना, कच्ची मिट्टी बोलते हैं, इस पे जो बना दो
वो वैसे ही छप जाएगा। तो वो सबसे अच्छा समय होता है जो आदतें डाल लो। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरा छोटा बेटा 3 साल का था जब से बोलना सही से सीखा, तो क्या होता है कि उसको ये पता है कि मैं हमेशा रेड लाइट पर रुकता हूँ, हमेशा बेल्ट लगाता हूँ। तो मैं हमेशा एक बार रेड लाइट से मैं निकल गया और उसने कहा पापा रेड लाइट थी आप निकले क्यों? वो रेड लाइट ब्लिंक वाली रेड लाइट नहीं होती है जिसमें आप स्लो होके रुकना नहीं है पर स्लो होके निकल सकते हो। तो उसको तो रेड लाइट लगा, उसको तो संस्कार या आदत वो थी कि रेड लाइट मतलब रुकना। तो उसने बोला कि आप रुके क्यों नहीं, आपको रुकना चाहिए था, गलत बात आप नहीं। मैंने कहा इसका अर्थ दूसरा होता है, ये रेड लाइट पर हम स्लो होके धीरे धीरे निकल सकते हैं, इसमें हमें रुकना नहीं होता। तो उसको यहाँ स्टोर हो गया, फिर वो अगली बार से उसने टोकना छोड़ दिया। या बेल्ट कई बार चलाते गाड़ी और थोड़ी स्लो ही होती है, अभी लगाएंगे बेल्ट उतनी देर भी लगाई तो टोकता है कि आपने बेल्ट नहीं लगाई, होल्ड लगा रहा हूँ ओके। तो सबसे पहले ना बेल्ट लगा लेते हैं, उसके बोलते ही तुरंत लगा ली। उससे क्या हुआ, उसको संस्कार एक तो पड़ा हुआ है और उसको एक भरोसा भी हो गया कि जो सिखाया गया है ना वो सही है। मैं उसको बोलूं तुम बेल्ट लगाओ, मैं खुद नहीं लगाऊं, है ना। उसने बोला बेल्ट क्यों नहीं लगा रहे, वो लगा लेंगे। तो वो जो नकारात्मकता आती है ना वो नुकसान करती है। जैसे ही उसने बोला कि बेल्ट लगाओ तो लगा लिया। मोबाइल उठा लिया था एक दिन ऐसे ही देखने के लिए, तो गाड़ी चला रहे मोबाइल रख दिया, फिर सॉरी बोला और रख दिया। तो उसको भरोसा हो गया कि हाँ गाड़ी चलाते हो मोबाइल नहीं देखना, ये सिखाया गया सही है और इसका फॉलो सब कर रहे हैं। तो ये चीजें जो संस्कार होते हैं ये हम ही दे सकते हैं। और समय क्या है सबसे अच्छा, ये बाल्यावस्था। जैसी चीजें, जैसी आदतें, जैसी बातें हम उन्हें सिखा देंगे वो जीवन पर्यंत रहती हैं, वो कभी नहीं छूटती। हमने गोष्ठी में भी एक बात की थी कि जो महात्मा गांधी है हमारे, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने बचपन में ही ये हरिश्चंद्र नाटक देखे या बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी जिससे उनके मन में प्रभाव पड़ गया कि सत्य और अहिंसा कितना आवश्यक है और इससे क्या फायदे होते हैं। वो बड़े होते होते जब उन्होंने और पढ़ा तो उनके मन के पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, जो समाज को उन्होंने रास्ता दिखाया। और समाज आज किसी भी देश में चले जाओ, अगर महात्मा गांधी बोलते हो तो ट्रुथ, है ना, या अहिंसा, यही बातें बोलेंगे कि अच्छा वो गांधी। क्या हुआ, उन्होंने वो पहचान बना दी। सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब अगर नैतिक शिक्षा नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नैतिक, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बातें भी की, उसी को अगर हम समराइज करें, अगर हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें नैतिक शिक्षा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ऐसा संभव नहीं है कि हम बच्चों को दूसरों के लिए बुरा बनाएं और वो हमारे लिए अच्छा रहें। ये एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा। पाकिस्तान में कुछ साल पहले स्कूल के ऊपर गोलीबारी हुई, कुछ 40-45 बच्चे मारे गए थे। आतंकवादी बने जब वो लोग, तो वहां की लोगों ने उनको सपोर्ट किया था और उसका नुकसान वहां के समाज को उठाना पड़ा। उन बच्चों की क्या गलती थी? वो बच्चे तो जानते भी नहीं थे ना आतंकवाद क्या है, वो बच्चे तो जानते भी नहीं थे सही गलत क्या है। लेकिन वो जब अनैतिकता फैलेगी तो वो सभी को अपने कब्जे में ले लेगी, और जब नैतिकता फैलेगी तो वो भी अपने प्रभाव में ले लेती है। तो क्या करना आवश्यक है कि अगर हम ये माने कि बच्चों को हम बोले कि भाई आप उनके साथ तो कोई अंकल पूछने आया ना, बोला पापा घर में नहीं है, और हम ये माने कि बच्चा आके फिर हमसे ये बोलेगा कि मैंने जो कार्य किए वो सत्य सत्य बता देगा, नहीं बताएगा, क्योंकि सब उसे लगेगा कि ये तो नॉर्मल चीज है ना ऐसे बोलना। मतलब उसे ये नहीं पता सही गलत, उसे लगा नॉर्मली तो है कि मैंने आके बोल दिया कि पापा मैं तो वहां गया था, पापा भी तो कहते हैं सर। तो बच्चों के सामने जो हम करते हैं बच्चों के मन में प्रभाव पड़ता है। कार्बन कॉपी है, आप जो भी कार्बन लगा के लिख दोगे नीचे वो छप जाएगा और आप मिटा नहीं सकते उसे। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें? मेरी आवाज आ रही है सभी को? नीरज जी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लगा हैंग हो गया स्क्रीन। जी, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ी सकारात्मक सोच के साथ और नैतिकता के साथ संस्कारवान बने, तो हमें आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जैन शिक्षा समृद्धि ने ये बीड़ा उठाया, उद्देश्य लेके इसीलिए चल रहे हैं वो लोग कि हमारे माध्यम से जितने भी हम लोग शिक्षक हैं, प्रभावी शिक्षक बन रहे हैं, या जो भी हमारे प्रशिक्षक तैयार हो रहे हैं, उनके माध्यम से समाज में हम ये प्रभाव पैदा कर सकें।
मेरा वीडियो आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है जी सर। ओके, आप सब लोगों का वीडियो नजर आना बंद हो गया था जी। अगर किसी व्यक्ति में नैतिकता ना हो तो उस व्यक्ति के निश्चित ही कुमार्ग पर चलने की संभावना रहती है। वह चोर, दंभी, अहंकारी इंसान बन सकता है, जिसे हम अनैतिक व्यक्ति कहते हैं। ये चारों तरफ आप अपने एनवायरनमेंट में देख सकते हैं, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके का व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है और वो किस किस तरीके से आगे बढ़ता है। अगर उसके पास पैसा बहुत आ गया है, पैसे का दुरुपयोग भी करना शुरू करेगा, या फिर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जैसे आपने बहुत सारे नेता अधिकारियों को देखा होगा, सुना होगा उनके विषय में। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का पतन निश्चित होता है। इस प्रकार के लोगों को समाज एवं परिवार का साथ एवं सहयोग कभी नहीं मिलता, चाहे उनके पास पैसा कितना ही हो। अगर ये पता है ये भ्रष्टाचारी है तो समाज उनको कभी भी स्वीकार नहीं करता। वो मजबूरी है कि उनके साथ वो व्यवहार करते हैं, लेकिन वो सम्मान उनका नहीं होता कभी जी। संस्कार का अर्थ क्या है? अभी हम संस्कार की अगर बातें करें, सम और कार, मैंने बोला था ये संस्कृत का शब्द है, समकार। सम अर्थात सम्यक, अर्थात अच्छे अच्छे, अच्छी बातें, और कार अर्थात कार्य, कृति। तो अच्छे कार्य, अच्छी कृति, ये होते हैं संस्कार। अच्छे कार्यों को करना या अच्छे कार्यों को करने की आदत ही संस्कार कहलाती है। जैसे हम देख सकते हैं इमेजेस के अंदर भी, अगर हम एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, अगर हम अपने बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं, या हम अपने साथी की मदद कर रहे हैं जो कि उस मदद के लायक है या उस जरूरत है, तो वो हमारे संस्कारों को प्रदर्शित करता है। और एक इतनी सुंदर छवि सामने आ रही है समाज की ये इमेजेस देखने के बाद। संस्कार पढ़ते कैसे हैं? दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर के परिवेश में जो भी घटित होता है उसका प्रभाव हमारे मन एवं जीवन पर पड़ता है। ये हम पहले भी बातें करते आए कि हमारे जीवन पर जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे वो हम सिनेमा देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, चाहे हम बुक्स पढ़ रहे हो, चाहे हम किसी की बातें सुन रहे हो, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जापान के अंदर न्यूज़पेपर्स में निगेटिव न्यूज प्रिंट करना अलाउड नहीं है, खासकर फ्रंट पेज पर। आपको वहां पॉजिटिविटी की या कोई नई रिसर्च हुई है, नई खोज हुई है, या कुछ बड़ा कार्य किया है देश ने या किसी ने, तो वो प्रिंट होता है। सकारात्मक पॉजिटिव न्यूज देने की वहां पर आदतें हैं। तो हमारे यहाँ क्या है आप समझ सकते हैं। तो क्या करना है हमारे को, क्या करना होगा हमें? अपने आप को सकारात्मकता के साथ जोड़ना है, सकारात्मक चीजों के साथ जोड़ना है, सकारात्मक बातों के साथ जोड़ना है, सकारात्मक साहित्य पढ़ना है, सकारात्मक ही देखना है ना। उसका प्रभाव जब हमारे मन पर पड़ेगा तो सोच बदल जाएगी, जो हमारी अभी बदल चुकी है पिछले 16 हफ्तों के अंदर, 15 हफ्तों के अंदर। ऐसे हम कार्य करते हैं, वैसी हमारी आदतें बनती हैं, और यही हमारे आगे चल के संस्कारों में परिवर्तित हो जाते हैं। आदतों को सुधारने के अलावा आपको और कुछ सुधारने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जी। जी शशांक जी, समझ पा रहे हैं? अभी आवाज आ रही है मेरी? जी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमें अपनी आदतें बदलने के अलावा, सुधारने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी आदत बदलता है, सकारात्मक होता है, सकारात्मक सोच, नैतिकता के साथ, संस्कार के साथ आगे बढ़ता है, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है? पूरा समाज बदलने वाला है, पूरे समाज का चरित्र बदलने वाला है। तो वो समाज कैसा होगा? नैतिकता के आधार पर बना समाज होगा। वो समाज क्या होगा? संस्कारी समाज होगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नैतिकता के आधार पर आज भी चलते हैं, संस्कारी देश हैं, वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। नीदरलैंड्स ने अपनी सारी की सारी जेल बंद कर दी, उनके यहाँ कोई कैदी नहीं है। कोई आधार होगा ना उसका भी, कुछ तो हुआ होगा ना वहां भी, कि उन्हें जरूरत ही नहीं लगी कि जेल बनाई जाए और कैदी रखे जाए।
तो ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है, ऐसा समाज बनाने की आवश्यकता है। बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डालें? बच्चों में संस्कार डालने के लिए हम कुछ बातें इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे जरूरी, अगर जिस तरीके से, जिस टोन में, जिस लहजे में हम बोलते हैं, बच्चे उसकी कॉपी करते हैं। हर बात, हमारा चलना, उठना, बैठना, हर चीज की कॉपी करते हैं। ये मैं अपने घर में भी देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ इसीलिए उनके सामने, ताकि उनको पढ़ने की आदत पड़े। मैं जल्दी सुबह उठता हूँ ताकि वो जल्दी उठें, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, वो मेरे साथ करते हैं बैठकर। तो क्या हो रहा है, सिर्फ देख कर ही कर रहे हैं। मैंने उनको नहीं बोला करो आप आके, करते हुए देखते हैं तो बोले हमें भी करना है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए मैं सिखा देता हूँ। तो क्या हो रहा है, वो देखकर ही संस्कार प्रभाव पड़ रहे हैं। हम जो भी कभी बड़ा आता है सम्मान करते हैं तो हम चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, तो वो भी करते हैं। हम कभी भी नहीं कहते कि आप कीजिए जबरदस्ती, वो क्योंकि उनको आदत पड़ गई है। वो आएगा, कोई भी जाएगा, सबसे पहले वो पैर छूने वाले। तो क्योंकि हम आज भी कर रहे हैं, हम बड़े हो गए, हम ये मान के नहीं हम बड़े हो गए तो हम नहीं करेंगे। जो आ रहा है वो तो हमसे बड़ा है ना, वो तो सम्मान का पात्र आज भी है ना, आदर का। तो हमारे बच्चे भी देख कर करते हैं। तो ऐसे संस्कार धीरे धीरे अपने आप पढ़ते चले आते हैं। तो चिल्लाकर नहीं बोलेंगे, अगर हम चिल्लाएंगे तो उन्हें लगेगा कि तो नॉर्मल बात है, इस तरह तो बातें करनी चाहिए घर में या बड़ों से। बड़ों और बुजुर्गों के लिए आदर भाव सम्मान का प्रदर्शन करें। जैसा हम अपने बुजुर्गों के लिए करेंगे वैसा ही वो समझेंगे कि यही प्रोसेस है, यही सिस्टम है घर का, और यही नॉर्मल है, उसमें उनकी गलती नहीं है। हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। बहुत सारे लोग पहले सड़कों पे कूड़ा फैलाते थे, लेकिन आज नहीं फैलाते हैं, क्योंकि एक पूरा का पूरा माहौल बदल गया है। पहले जो लोग कूड़ा फैलाते थे, लेकिन कहीं बाहर विदेश में चले जाएं, कूड़ा जेब में रख लेते थे, क्योंकि उन्हें पता है पेनल्टी लगेगी। तो व्यक्ति तो वही है, पता सब है, लेकिन आदतें हैं, ऐसे निकाला और ऐसे फेंक दिया। तो वो आदतें हमें बनानी है बचपन से। नियम और आवश्यक समय सारणी निर्धारित करें। नियम जो हम बहुत आदतें हम लोग अभ्यास करते आ रहे हैं, समय सारणी अभ्यास करते आ रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें क्या कार्य कितने समय में पूर्ण करने हैं, और उसके बाद भी हमारे पास परिवार के लिए समय बचता है, अच्छा समय बचता है, और हम बहुत बहुत आनंद के साथ जीवन जीते हैं। सारे कार्य भी करते हैं, परिवार के साथ भी जीवन जीते हैं, और अपने गुण भी बढ़ाते हैं, और हम लोग प्रगति भी कर रहे हैं। तो ये आदतें हमने बनाई हैं, ये आदतें हमने सीखी हैं, यही बच्चों में डालनी है। जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखें। उनके सामने भी, बच्चों के सामने भी दिखाना है कि कौन जरूरतमंद है और किसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी की भी सहायता करनी, जो पात्र नहीं है वो उसकी सहायता नहीं करनी है। जो जरूरतमंद है उसकी सहायता करनी है, आवश्यकता में है कोई तो उसकी सहायता करनी है। बहुत सारे लोग बहुत सेहतमंद हैं लेकिन भीख मांग रहे हैं। अगर मैं कई कई बार जाता हूँ बाजार में, मैं उससे कहता हूँ चलो मैं तुम्हें काम दिला देता हूँ, तुम घर की सफाई करना, बर्तन मांजना, सोसाइटी में काम दिला देंगे आपको। तो वो 10 सेकंड तो 5 सेकंड के अंदर गायब हो जाती है। मेहनत कौन करे? तो वो जो आदत बन गई है वो गलत है। आदत कर्म करने की बनानी है। भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखें, वो हमारे परिवार में होता ही है, और वो ये हमें सिखाना भी है। जब हम करते हैं पूजा पाठ या किसी भी तरह का कार्य आयोजन करते हैं तो बच्चे देखते हैं, वो उनके मन में प्रभाव पड़ जाता है। और सबसे आवश्यक बात क्या है, हमें उसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, वो भी बताना है। महावीर जी कौन है, कैसे महावीर जी बने, हमारे तीर्थंकर कौन है, कैसे बने, कौन से स्थान है, वो स्थान जो धर्म स्थल है वो कैसे बने। तिजारा जी जाना है, शिखर जी जाना है, क्यों जाना है, नैनागिरी जाना है, द्रोणगिरी जी जाना है, क्यों जाना है, आवश्यकता क्या है, वो उन्हें समझाना है। जब उनको समझ में आएगा तो वो मन में बैठ जाएगा, रच जाएगा, बस जाएगा। फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें नहीं लगेगा कि सिर्फ जाने के लिए जा रहे हैं, उन्हें लगेगा कि हाँ आवश्यकता है, हमें जाना चाहिए अपने इन धर्म स्थलों पर। ठीक है। प्रेम और सहयोग का भाव विकसित करें। सबसे सुंदर अनुभूति अभिव्यक्ति है प्रेम। अगर आप प्रेम से 2 शब्द बोल लो, ढाई आकर प्रेम का, तो क्या होता है, वो सारा का सारा माहौल ही बदल जाता है। पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है, घर का पूरा माहौल बदल जाता है, सोसाइटी का पूरा माहौल बदल जाता है, देश का। तो क्या है, क्या करना है, हमें प्रेम भाव दिखाना है।
अच्छे संस्कारों का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कारवान व्यक्ति परिवार और समाज में आदर पाता है। संस्कारवान व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मानित होता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे, हमारे सबसे पहले गुरुजनों को देखिए, जहां भी जाएंगे हजारों की संख्या में उनके पीछे लोग चलते हैं। क्यों? संस्कार, उनके जो गुण हैं, उन्होंने जो त्याग किया है, उन्होंने जो प्राप्तियां की हैं, वो आधार हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति जहां भी जाते हैं आदर और सम्मान और सत्कार ही पाते हैं। संस्कारवान व्यक्ति प्रत्येक जगह एवं सभा की शोभा होता है। तो कहाँ बैठाया जाता है गुरुजनों को? ऊंचे आसन पर हमेशा। क्यों? क्योंकि उनको आदर दिया जाता है। वो शोभा होते हैं उस पूरे पूरे परिसर की, उस पूरे कार्यक्रम की। तो वो उन्होंने प्राप्त किया संस्कारों से, गुणों से, नैतिकता के आधार पर। संस्कारवान व्यक्ति समाज के विकास में सतत भागीदारी निभाते हैं। जितने भी व्यक्ति सकारात्मक सोच वाले होंगे, वो जिन उनसे जब भी बात करेंगे तो समाज के भले की बात करेंगे। कोई ना कोई उनके पास विचार या आइडिया ऐसा होगा जिससे हमारा या किसी ना किसी का भला हो रहा होगा। वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे किसी का नुकसान हो। संस्कारवान व्यक्ति की सोच सदैव सकारात्मक और प्रगतिशील होती है। जो भी बात की, संस्कारवान व्यक्ति सदैव रचनात्मक कार्य करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। अभी इस पूरे के पूरे सीखो और सिखाओ श्रृंखला को देख लीजिए, हॉबीज क्लासेस को देख लीजिए। ये क्या है? ये रचनात्मकता ही तो है। ये क्या है? ये सकारात्मकता ही तो है, पॉजिटिविटी तो है, क्रिएटिविटी तो है सारी की सारी। ये कैसे आई? कुछ संस्कारवान नैतिक लोगों ने एक जिम्मेदारी उठाई समाज के अंदर ये सब चीज पहुंचाने की, और हम माध्यम बन रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, या हम बातें कर रहे हैं, ये आप देखते आ रहे हैं। ये आप पिछले 1 जुलाई से भी देखते आ रहे हैं और उसका अनुभव भी करते आ रहे हैं। कुछ लोग पुराने जुड़े हुए, उन्हें पहले से पता है। बुरे संस्कारों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुरे संस्कारों के प्रभाव से मनस्वी पुरुष भी अच्छे कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। मनस्वी मतलब जो चाहते हैं, इच्छा है उनके अंदर, लेकिन संस्कार बदल जाएं, बुरे संस्कार हों, तो वो फिर कहीं ना कहीं नकारात्मकता आती है और वो रुक जाते हैं। इनसे बंधे रहने के कारण वे चाहकर भी अच्छा कार्य नहीं कर पाते। उस संस्कार के कारण व्यक्ति अनेक व्यसन सीख जाता है जिनका प्रभाव उसके जीवन पर, संस्कार अगर उसके पड़ जाएं, ऐसे मित्र बन जाएं जो किसी और ही और कार्यों में संलग्न रहते हैं या जुड़े रहते हैं, संबंधित रहते हैं, तो क्या होगा? कुछ समय बाद ना चाहते हुए थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ वो ऐसे कार्य व्यक्ति करना शुरू कर देता है जो मित्रों के प्रेम भाव से कि चलो उनको बुरा लगे मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जीवन में आने वाले समय में उसकी आदतें बन जाएंगी और उनका प्रभाव कितना बुरा पड़ेगा। इसलिए संस्कारवान व्यक्ति को हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। उसका मस्तिष्क अच्छे बुरे का भेद करने में असमर्थ हो जाता है। मान लीजिए कोई मदिरा पान कर ले, तो क्या वो अच्छा और बुरे में भेद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? या फिर या किसी के मन में लोभ आ जाए या कोई भ्रष्टाचारी हो जाए तो उसे सिर्फ धन ही धन नजर आएगा, वो अच्छा बुरा भूल जाएगा, वो कर नहीं पाएगा। ठीक है ना? उसमें अनुशासनहीनता आ जाएगी। उसे लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, जो मैंने चाहा वो सही है, जो मैंने बोल दिया वो सही है। अनुशासन, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। गलत दृष्टिकोण रखने के कारण ऐसा व्यक्ति पतन के गर्त में गिर जाता है। वह देश और समाज के प्रति अपनी उत्तरदायित्व भूल जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, पिछली बार अभी भी बात की, भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी लोग हैं, क्या वो देश और समाज का भला कर रहे हैं? नहीं, वो देश और समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो ये उससे आप संबंधित कर सकते हैं। कहानी सुनते हैं और समझते हैं। बहुत पुरानी बात है, तेनालीरामा के समय की बात है और राजा कृष्णदेव राय के समय की बात है। तो उसमें क्या होता था पहले कि अगर किसी को कोई समस्या, चुनौती आती है, परेशानी आती है, उसको न्याय की आवश्यकता है, तो राजा के दरबार में आके ही अपनी वो बातें करते थे। तो वो हम एक प्रस्तुति करते हैं। एक किसान ने क्या किया, वो उसको खेत में पानी चाहिए होता है, तो अपने पड़ोसी से उसने कहा कि चलो मेरे को पानी नहीं मिल रहा है तो आप एक कुआं दे दीजिए, इस कुएं का प्रयोग मैं अपने खेत को सिंचाई करने के लिए करूंगा। और वो कुआं उसने खरीद लिया। पड़ोसी थोड़ा चालाक था और उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा कि ये किसान थोड़ा भोला है और इसको परेशान करते हैं और पैसे इससे लेने की कोशिश करते हैं। तो कहता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। उसने कहा कि मैंने तो कुआं खरीदा है, आप पानी क्यों नहीं देंगे? उसने कहा, मित्र आपने कुआं खरीदा है, पानी नहीं। तो परेशान हो जाता है किसान।
और अब समाधान के लिए तेनालीराम के पास जाता है। तो राजा ने उन दोनों को बुलाया और उनसे बात की कि क्या समस्या है, क्या आप करना चाहते। तो उस चालाक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैंने पानी नहीं बेचा, मैंने बेचा है कुआं। आप इससे बोलिए कि वो कुआं रखे और पानी नहीं ले सकता। तो तेनालीराम ने जवाब दिया कि ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपने कुआं बेचा है, तो आप एक काम कीजिए, आपने जब कुआं बेचा है, कुआं तो इस कुएं में जो आपका पानी है उसमें रखने का या तो आप किराया दीजिए या आप इसमें से सारा पानी निकाल लीजिए। आप कुएं के मालिक को उस कुएं में अपना सामान रखने के लिए किराया देंगे या फिर आप सारा का सारा पानी उसमें से निकाल लीजिए। तो वो सुनने के बाद किसान को समझ में आया कि मैंने चालाकी जो की है वो पकड़ी गई है। उसके बाद उसने अब वो कुआं और पानी उसको वापस कर दिया। तो इसमें नैतिकता, ईमानदारी दोनों का अभाव था। सही बोल रहा हूं मैं? यस? हाँ या नहीं? जी शालिनी जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, यस सर। सुन पा रहे हैं? जी सर, जी बहुत अच्छे से। बराबर आवाज है। जी नहीं, इसमें ईमानदारी थी। हेलो हेलो, चलिए हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आकृति जी का। आकृति जी, आप अपनी कहानी प्रस्तुत करके इसको और अच्छे से समझने में हमारी मदद कीजिए कि नैतिकता का प्रभाव कैसे हमारे ऊपर पड़ता है और हम कैसे सीख सकते हैं। जी सर, नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे, नैतिक शिक्षा, जो है सत्य के ऊपर। बनाते समय यही सोचते हैं नींव खूब मजबूत हो और इतनी मजबूत हो कि लंबी उम्र उस घर की भी हो और इसके लिए भी अच्छे से अच्छे सामान का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन यह बात लोग अक्सर अपने बच्चों के संदर्भ में भूल जाते हैं। आखिर बच्चे की नींव को मजबूत रखना भी माता पिता का ही एक फर्ज होता है। बचपन बच्चों के जीवन की नींव है। इस नींव पर उसका भावी जीवन निर्भर है। कहानी का बालक के जीवन में गहरा संबंध होता है। बच्चों की नींव को मजबूत बनाने में, उनका भावात्मक विकास करने में कहानी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्कूल की पढ़ाई से बच्चों का बौद्धिक विकास तो होता है, किंतु भावात्मक विकास के लिए माता पिता के प्यार और दुलार के साथ साथ बच्चों के लिए कहानियां भी उतनी ही जरूरी है। इसे बच्चों को अच्छी सीख देने की एक मनोवैज्ञानिक पद्धति कही जा सकती है। इसका इस्तेमाल वैदिक काल में हो रहा है। तो एक कहानी सुनेंगे। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अमेरिका में एक किसान का लड़का जिसका नाम जॉन था, वह जब छोटा था तब एक दिन उसके पिता ने उसे एक कुल्हाड़ी उपहार स्वरूप दी। उसने उस कुल्हाड़ी को अपनी बगीचों के पेड़ों पर ही आजमाना शुरू कर दिया। इस खेल में एक दिन उसने फल के उस पेड़ को काट दिया जिसे उसके पिता ने बड़ी कठिनाईता और से प्राप्त किया था। एक दिन जॉन के पिता की नजर बगीचे के उस कटे फल के पेड़ पर भी पड़ी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उस पेड़ को किसने काटा ये पता लगाने के लिए उन्होंने सभी मालियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी अपराध स्वीकार नहीं किया। फिर वे दुखी मन से घर लौट आए और आकर उन्होंने जॉन से पूछा, जॉन, बगीचे के वृक्ष को तुमने काटा है? तो जॉन ने कहा, हाँ पिताजी, मैं
पेड़ों पर अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था और यह आजमा रहा था कि मुझसे पेड़ कटते हैं कि नहीं। उस पेड़ पर भी मैंने कुल्हाड़ी मारी थी और वह उसी से कट गया था। तो जॉन के मुंह से सच सुनकर उसके पिताजी ने कहा, बेटा, तुझे इस काम के लिए मैंने तो कुल्हाड़ी नहीं दी थी, परंतु सच्ची बात करने पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, जिससे मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ और तुम्हारी सच्चाई देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। धन्यवाद। जी आकृति जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमें हमारे अंदर किस भावना को हम प्रदर्शित कर पाए, क्या उसके अंदर गुण है, कौन बताएगा? जी हम शोभा जी। इसमें अपनी ईमानदारी की भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। और उसके बाद ये कौन सा समय था जब ये भावना उसके अंदर आई, बच्चे के अंदर? बाल्यावस्था, वो सही समय था जहां उसको सही और गलत का एहसास कराया गया। उसके बाद क्या फायदा होने वाला है जीवन पर्यंत, उसको ये पता रहेगा कि हम ईमानदारी क्या चीज होती है और उससे फायदे क्या होते हैं। जी शैली जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेंद्र। तो मैं यहाँ पे आपके सामने नैतिक शिक्षा से संबंधित अपनी बात रखती हूँ। तो बात है बहुत पुरानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। दो भाई थे, उन्होंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी साथ में ही स्टार्ट किया। तो वो सिस्टम रखा करते थे कि यदि एक भाई दुकान पर बैठा है तो एक भाई बाहर जाकर बाहर का काम करेगा, और जब एक भाई बाहर का काम करेगा तो एक दुकान पर बैठेगा। और ये दोनों का सिस्टम था कि यदि उस बीच में कोई भी सामान बेचा या कुछ खरीदा तो उसका हिसाब ये दोनों शाम के समय एक दूसरे को देते थे। तो ऐसे ही इनका काम चलता रहा। एक दिन अचानक एक भाई ने कुछ सामान, जब दूसरा भाई नहीं था तो कुछ सामान सस्ते दामों पर मिल रहा था, इसलिए उसने 20,000 रुपए का खरीद लिया। लेकिन जो उसका बिल था, वो बिल उसके जेब से गुम गया। तो जब उसने अपने भाई को बताया कि मैंने इतना सामान लिया और सस्ते दामों पर मिल रहा था तो मैंने ले लिया कि हम इसको अच्छे दामों पर बेच के और मुनाफा कमा सकते हैं, बट मेरे पास जो वो बिल था वो मैं गलती से भूल गया। तो उसके भाई ने कहा कोई बात नहीं, और देख लेना यदि मिल जाए तो। फिर दोनों हिसाब करके घर जा रहे थे, घर पे गए तो जो एक दूसरा भाई था वो सोचने लगा कि क्या मेरे भाई ने सच बोला मुझसे कि मेरा बिल गुम गया, या हो सकता है कि उसने ये सोचा हो कि इतने पैसों का मैं कुछ और जगह प्रयोग कर लूं और बिल का बहाना बना दिया। वो रात भर सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है। उसने अपने बेड से तकिए के नीचे से पैसे निकाले और वो सोचने लगा कि जैसे मैंने आज अपना हिसाब 2,000 रुपए का हिसाब नहीं दिया, हो सकता है मेरा जो छोटा भाई है उसने भी ऐसा ही किया हो। तो ये बात वो रात भर सोचता रहा, उसको नींद नहीं आई। फिर सुबह उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा, आज तो तुम्हारी आंख खोली हुई नजर आ रही है, क्या हुआ? तो फिर उसकी माँ को उसने अपनी पूरी बात बताई। तो फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जब तुम स्वयं ईमानदारी नहीं कर रहे हो तो तुम अपने भाई से क्या उम्मीद रख सकते हो? फिर उसको स्वयं पर पछतावा हुआ, फिर उसने अपने भाई से क्षमा मांगी। तो हमें इससे दो चीज सीखने को मिलती है। एक तो हमें ईमानदारी, अगर हम किसी के साथ दोस्त हो, हमारे हमारे दोस्त हो या हमारे घर पे कोई हो या हमारे कोई भी रिलेशन का हो, तो हमें ईमानदारी रखनी चाहिए। और अगर हम स्वयं ही दूसरे पर भरोसा नहीं रख रहे हैं तो दूसरे हम पे कैसे भरोसा रखेंगे? और साथ ही इसमें एक चीज और बताई गई, यदि हमारी कोई गलती है तो हमें उसका क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे बल्कि हम और बड़े हो जाएंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया शैली जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि अगर हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही तो दूसरों को मानते हैं। तो उसको समझ में आ गया कि मैंने गलती किया है तो इसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है, तो वो आईना है। तो अच्छा अच्छा करना क्या है, हमें जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा। जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बातें करते हैं
जो भी हमने पिछले हफ्ते में सप्ताह में वीडियोस देखे, नियत कार्य किए, उसकी जो भी हम लोगों के मन में भावना अनुभव है वो साझा करने के लिए शुरू करते हैं। हमारे पास 30 मिनट बचे हुए हैं, सभी लोगों को 1-1 मिनट मिलेगा बोलने के लिए, और 1 मिनट में प्रभावी ढंग से कैसे बोलना है अब हम सब सीख चुके हैं। ठीक है, तो कौन है पहला? हैंड रेज करते रहिए क्योंकि फिर छूट ना जाए। चलिए जी, शोभा जी बताइए। सभी रिएक्शन के नीचे एक रिएक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रेज हैंड करके ऑप्शन आता है, वो करके रखेंगे तो मुझे नजर आता रहेगा, मैं बारी बारी बुलाता हूँ। जी शोभा जी शुरू कर। सर सबसे बड़ी बात तो हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि जब तक हम दूसरों पे ये दृष्टि रखेंगे कि इसके पास तो बहुत अच्छा है, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते अपने से। इसलिए हमें हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना है, इसके पास ये भी नहीं है। जैसा कि उस वीडियो में दिखाया गया था कि अंत में सबको लगा कि वास्तव में पैर ही नहीं होंगे तो साइकिल क्या करेगी, और साइकिल होगी तो कम से कम बस से नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह की संतुष्टि के लिए हमें जीवन में परम आवश्यक है, इससे हमारा लोभ भी कम होगा। 2 वीडियोस और थी। जी सर, 2 वीडियोस और थी। दूसरी वीडियो जो अभी आज वैक्सीन वाली इनकी मोदी जी की देखी है, उसमें भी टीम वर्क। कल जो साझा की गई थी नियत कार्य, कल सुनिए कार्य में 2 सर, एक वो अमिताभ बच्चन वाली थी कि हमें बच्चों में खुशियां तलाशना चाहिए, क्योंकि अंदर का भय कभी कभी क्या होता, हम जब बहुत परेशान होते हो छोटे बच्चों के साथ खेलो तो आधा तो अपने आप ही तनाव चला जाता है, ऐसा लगता है हम भी उन्हीं जैसे हो गए हैं, तो हमारे अंदर की जितनी कुंठा और वो सब रहती वो निकल जाती है और हम एक सहज सरल हो जाते उन जैसे। जी बहुत और बढ़िया। कुछ छूट गया सर? आप सोचिए अभी नैतिकता में लगे वहां ध्यान नहीं गया आज। चलिए अभी और सब लोग बताने वाले, तो एक दूसरे यही फायदा होगा, जब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा तो हमारी सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। यही फायदा होने वाला है 30 मिनट का, तो इसका पूरा का पूरा हमें लाभ उठाना सभी को, है ना। जी शालिनी जी स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, पहली वीडियो से हमने सीखा था कि अगर मदद करेंगे तो हमारे लिए भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं कि हम सोचते भी नहीं है कि अगर हम इसकी मदद कर रहे हैं तो इसका लाभ हमें आगे क्या मिलेगा। जैसे कि उस वीडियो में देखा था कि छोटी बच्ची के लिए वो रोज पैसे देता था, और उस छोटी बेटी में मतलब शिक्षा का भाव था कि उसको पढ़ना था, तो वो आगे जब बड़ी पढ़ने के लिए, तो इसका जो पैसे देने वाला व्यक्ति था उसको ये देख के बहुत खुशी हुई कि उसकी वजह से उसको इतना अच्छा कार्य करने का मौका मिला। और जो अमिताभ बच्चन वाली वीडियो थी, उसमें उस वीडियो में उसने यही बताया कि हमें डरना नहीं चाहिए, आगे कार्य करते रहना चाहिए, कभी ना कभी सफलता इसमें मिलेगी ही। और प्रसन्नता का ये वाला जो अपना वेबिनार रहा उसके पहले का, उसमें अपन ने इसमें यही पढ़ा कि प्रसन्नता कैसे क्या होता है इससे। तो इसमें हमने यही जाना कि जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो करने वाले जो व्यक्ति की कर रहा है या जिसकी कर रहे हैं, तो दोनों में ही ये भाव होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके सामने भी प्रसन्नता का भाव एक अलग चमक चेहरे पर दिखाई देती है, और जो कर रहा है व्यक्ति वो भी सहृदय पूर्वक करता है, क्योंकि ये कोई प्रसन्नता तभी अपने भाव से निकलती है जब वाकई में लगता है कि हाँ ये व्यक्ति कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, वरना शब्दों से झूठी प्रशंसा नहीं निकलती है। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया चलिए धन्यवाद। अगर किसी के ऊपर आप इत्र डालो तो खुशबू तो आपको भी आएगी ना, वही प्रशंसा करने का फायदा है। किसी को पत्थर फेंको तो फिर क्या होगा वो सबको पता है, तो खुशबू चारों तरफ फैलेगी प्रशंसा की। जी शशि जी स्वागत। जी धन्यवाद शालिनी जी। शशि जी स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। फर्स्ट वीडियो से हमने सीखा कि सभी की निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए, जिससे अपन जो सेवा करते हैं उसमें अपन को भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने किसी की मदद की है। अगर आगे अगर अपन को मदद की जरूरत होती है तो कम से कम वो भी अपने हेल्प कर सके।
और सेकंड वीडियो से हमने सीखा कि हमें जीवन को हंसते मुस्कुराते हुए बिताना चाहिए। अपने अंदर अपने इसमें जो भी परिस्थिति में कठिनाई हो उन सब का सामना अपन अच्छे से कर सकते हैं और हर परिस्थिति का हल मिल सकता है। जी, अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे और विचार करेंगे तो हर कठिनाई, हर चुनौती के लिए हमें एक समाधान मिलेगा अवश्य। बस डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है और अपनी काबिलियत को, अपने गुणों को बढ़ाते रहना है। जैसे अब आप IAS की तैयारी कर रहे हो तो आपको चुनौतियां मिलेंगी। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको ऐसे केस स्टडीज दिए जाएंगे, मान लो अगर आपके यहाँ ऐसा हो तो आप कैसे करोगे, उस कार्य को कैसे आप पूरा करोगे या कैसे आप कंट्रोल करोगे, सारी चीजें वो आपको सिचुएशन देंगे, वो आपको फिर उसी टाइम बताना होता है। तो हमेशा तैयार रहना चाहिए हमें चुनौतियों के लिए, तभी हम बड़े बड़े पदों पर और बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे जीवन में। जी शशि जी धन्यवाद। जी नेहा जी स्वागत है आप। जी नेहा जी। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। अभी जो वीडियो देखे हैं, जो चीजें हुई है उसके बारे में बता दिया है, लेकिन आज का जो सर आपने नियत कार्य दिया था कि एक हमें कहानी पढ़नी है और उससे हमें क्या शिक्षा मिलनी है, तो मैं उस बारे पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दूंगी। तो मैं छोटी सी सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की कहानी है, मैं इसको कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा बताना चाहती हूँ सभी को। एक स्कूल की क्लास में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, एक क्लास है तो टीचर पूछ रही है बच्चों से कि आपके पास अगर 86,400 रुपए हैं तो कोई भी लुटेरा आपसे 10 रुपए छीन कर भाग जाए तो आप क्या करेंगे? तो बच्चे का क्या कहते हैं, क्या आप वो पूछती हैं टीचर, तो क्या आप उनके पीछे भागकर लूटे हुए 10 रुपए वापस लाने की कोशिश करेंगे या आप अपने बचे हुए 86,390 रुपए को हिफाजत से लेकर अपने रास्ते पर आगे चले जाएंगे कि उसके लिए सुरक्षित रखेंगे? फिर क्या होता है, कक्षा के कमरे में बहुमत ने कहा, बहुत सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि 10 रुपए छोटी सी राशि होती है, उसको अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर शिक्षक ने कहा कि आप लोगों का सत्य का अवलोकन सही नहीं है। उनने यहाँ पर एक चीज बात कही, ये आप जो बोल रहे हो ये सही नहीं है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग 10 रुपए वापस लेने की फिक्र में चोर का पीछा करते हैं और परिणाम के रूप में उनके बचे हुए 86,390 रुपए भी हाथ से धो बैठते हैं। शिक्षक को देखते हुए छात्र हैरान हो गए, सब लोग बोलने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है और पूछने लगे, सर यह असंभव है, ऐसा कौन करता है? तो शिक्षक ने कहा, ये 86,400 वास्तव में हमारे प्रतिदिन के सेकंड है। तो ये सेकंड है, 10 सेकंड की बात लेकर या किसी के 10 सेकंड की नाराजगी को लेकर गुस्से में हम बाकी पूरे दिन सोचते हैं और उसमें जलते हैं, बुझते हैं या टेंशन में गुजार देते हैं और हमारे बचे हुए 86,390 सेकंड भी नष्ट हो जाते हैं। तो शिक्षा यही होती है कि चीजों को अनदेखा करें, कि हम जो हमारे सामने जो कोई कुछ बोल रहा है तो उसको अनदेखा करें। ऐसा ना हो कि चंद लम्हों का गुस्सा, नकारात्मकता आपके सारे दिन की ताजगी को, खूबसूरती इसको छीन लेती है, तो इसको पूरा दिन बुरा कर देती है। सर बस यही कहना चाहती हूँ। अच्छे तरीके से आपने नेहा जी बताया कि हमें सबसे पहले तो सकारात्मक रहना है और किसी ने क्या कहा उसका अवलोकन करना है, लेकिन उसकी वजह से अपना समय, अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो उसका संस्कार है। हमारा संस्कार क्या है उस पर हमें ध्यान रखना है। जैसे आपने पेंडुलम देखा है, लेफ्ट राइट चलता है, उसको छोड़ दो, लेकिन आने वाले समय में वो इक्विलिब्रियम सामने में आ जाता है, सीधा एक जगह रुक जाता है। तो प्रयास क्या कर रहा है वो, वापस आने का अपनी जगह पर। तो आपने अगर अपने मन को किसी भी वजह से हिला दिया और वो क्या होगा, दिन भर ऐसे ही घूमता रहेगा, कभी लेफ्ट जाएगा, कभी राइट, कभी निगेटिविटी, कभी पॉजिटिविटी, उसका ये कर दूंगा, उसको ऐसे कह दूंगी, उसको वैसा कह दूंगा, आने दो उसको, है ना, बहुत सारी बातें मन में चलेंगी। हमने ऐसा कर दिया था उसके लिए, उसे जरा भी ध्यान नहीं है। तो क्या हो रहा है उससे क्या लाभ हो रहा है? कुछ नहीं ना। तो क्या हो रहा है, उसको बिल्कुल सामने में रखना है,
उसने जो किया छोड़ दीजिए। हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार करना है। तो जितने भी सफल व्यक्ति हुए, महान व्यक्ति हुए, उन्होंने ध्यान इस चीज पे दिया है कि चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, धूल उड़ती रहती है, कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्थाएं करके रखनी है। बहुत बढ़िया तरीके से नेहा जी आपने बात रखी और सभी को इसका लाभ होने वाला है। धन्यवाद जी। कृतिका जी स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर, फर्स्ट वीडियो से जैसे हम सभी ने बात की कि निस्वार्थ भाव से किसी के लिए किया गया कार्य खुशी देता है। वॉल्यूम थोड़ी कम है कृतिका जी, वॉल्यूम कम है। तो जैसे फर्स्ट वीडियो में हम सभी ने बात की कि निस्वार्थ भाव से अगर किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें अलग खुशी मिलती है, एक अच्छा अनुभव होता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जैसे कोई बुजुर्ग है, रोड क्रॉस कर रहा है, कभी हम निस्वार्थ भाव से जाते हैं, उनको रोड क्रॉस करवाते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है, वो सब अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते। और दूसरी वीडियो से सीखा कि जब प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा ही होती है, तो उनको निडर रह के उनका सामना करना चाहिए और उसको खुशी खुशी निकालना है। क्योंकि जैसा आपने बताया था, जितना हम डरेंगे उतना ज्यादा हम छोटे होंगे और मुसीबतें बढ़ेगी। तो मुसीबत को आगे दिखाना और बोलना है कि तो उस तरीके से जीना और आगे बढ़ना है। और आज का टॉपिक मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि मैं सुनती थी नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यूज और संस्कार हम सब सुनते हैं, लेकिन उस बारे में हमें पता नहीं होता है। जब बोलने की बात आती है तो सोचने लग जाते हैं क्या बोलना क्या है असल में। अच्छा वेबिनार रहा, काफी कुछ सीखने को मिला, अभी धीरे धीरे और भी सीख रहे हैं। थैंक यू सर। तो जो रास्ता पार कराने के ऊपर एक कहानी है कि बच्चे 4 फ्रेंड में स्कूल लेट पहुंचते हैं, तो मैडम कहती लेट क्यों आए? बोले कि हम आपने बोला था एक अच्छा कार्य करना है प्रतिदिन, हम वो अच्छा कार्य करने में लगे तो देर होगी। बोले चलो कोई नहीं, बहुत सुंदर। चारों ने क्या क्या कार्य किए बताइए? पहला बताता है मैं बूढ़ी अम्मा, दूसरा बताता है मैंने बूढ़ी अम्मा को, तीनों चारों वही बात बताते हैं। बोले चारों ने एक, बोले हमने एक ही बूढ़ी अम्मा को रास्ता पार कराया। बोले ऐसा क्यों? बोले पार ही नहीं करना चाह रही थी रास्ता, हमें तो अच्छा कार्य करना था आज, तो हमने रास्ता पार कराया। तो ऐसा भी अच्छा कार्य नहीं करना कि किसी को जरूरत ही ना हो, बस हमें करना है। तो थोड़ा लाइटर मोड में, लेकिन हमें समझने के लिए जरूरी है कि क्या वो पात्र है, क्या उसको आवश्यकता है उस चीज की, तो हमें वो कार्य करने हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य सुंदर सुंदर किए जिसका पता भी नहीं है आज तक, और उन्होंने समाज के लिए कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने ये चाहा कि इसका लाभ हो, उन्होंने ये नहीं चाहा कि मेरा नाम हो। तो वो निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य हैं। चलिए बहुत बढ़िया कृतिका जी। जी शांतला जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। फर्स्ट वीडियो से हमने ये सीखा कि हमें किसी की भी मदद निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। हम जैसा फल बोएंगे, जैसा बीज बोएंगे, हमको वैसा ही फल मिलेगा। तो जो व्यक्ति था उसने एक सूखे पेड़ को पानी के नीचे रख दिया, कुछ समय बाद उसमें फूल पत्तियां आई। पता कई बार का हो अपन कट कर देंगे। आकृति जी म्यूट कर लीजिए। तो हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो जो वो व्यक्ति था उसने सूखे हुए पेड़ को पानी के नीचे रख दिया, कुछ दिन में उसमें पानी लगा, उसमें फूल पत्तियां आई, तो उसने एक अच्छा कार्य किया था। तो जो सूखा हुआ पेड़ था उसने अच्छा फल बोया, अच्छा बीज बोया, तो उसमें फल आए, फूल आए, पत्तियां आए। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में हम यदि अच्छे कार्यों को करेंगे तो आने वाले समय में हमें अच्छा ही मिलेगा, उसका फल जो प्राप्त होगा वो सकारात्मक और अच्छा ही प्राप्त होगा। सर ये फर्स्ट वीडियो से हमने सीखा। जो सेकंड वीडियो था उसमें ये था कि हमें कठिनाइयों का सामना निडर होकर करना चाहिए, और हम निडर होकर यदि हम अपनी कठिनाइयों का सामना करेंगे तो हमें सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। हम सारी अपनी जो सारी कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, उनको भूल जाएंगे और हमें जीवन के हर पल को खुश होकर जीना चाहिए। हमें उसमें यानी यदि हम गम के साथ जिएंगे तो हमें वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। और बच्चों के साथ हमेशा ही ऐसे, यानी बच्चों के साथ हम यदि रहेंगे तो हम अपने सभी कार्यों को, जो हमारी सभी कठिनाइयां हैं, उनको भूल जाएंगे। और जो थर्ड एक वीडियो थी सर, उसमें ये बोला था कि हमें हमेशा वास्तविकता में रहना चाहिए, काल्पनिक चीजों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि हमारे पास वो होता, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, काल्पनिकता में नहीं जाना चाहिए कि हमारे पास वो होता। यदि मनुष्य ने इस बात को समझ लिया कि हमारे पास जो है हम उसी में खुश है, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ा सुख यही है कि हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहें। बहुत बढ़िया।
शांतला जी, बहुत अच्छे तरीके से बात की आपने, बताया। और सबसे अच्छा है कि बहुत सारी बार हम देखते हैं कि हमारे पास ये होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन यथार्थ में हमें उसकी जरूरत ही नहीं होती है। मेरे पास जेट होता तो ये हो जाता, तो मेरे को उसकी जरूरत क्या है, मैं करूंगा क्या उस जेट पर, है ना, मैं कहाँ लेकर जाऊंगा। हाँ, अगर मैं वो वैसा मेरा कार्य है कि मुझे देश विदेश जाना ही पड़े बिजनेस के लिए, मैं जेट ले लूंगा उसी दिन, क्योंकि मैं उस लायक हूँ उस दिन, क्योंकि वो मेरी जरूरत है। आईफोन लेना है, मुझे क्या जरूरत है आईफोन की, मेरा स्टेटस वो है ही नहीं, मैं किसको दिखाऊंगा आईफोन। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसे समाज में बैठता है जहाँ आईफोन ही है सबके पास, तो वो ले लेगा, और वो उस लायक है भी, वो इजीली ले लेगा। तो क्या होता है, हम जिस जगह पर हैं, जिस जैसे हमारे को आवश्यकता है, हमें उसके अनुसार अपने को चलाना चाहिए, अपने दिन को चलाना चाहिए, और प्रगति पथ की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। सपने जो है वो हमेशा देखने हैं, उनको पूरा करने के लिए कार्य हमेशा करना है, गुण कौशल बढ़ाने। जैसे गुण कौशल बढ़ेंगे वैसे ही हमारा हमारा सम्मान बढ़ेगा समाज में, और हम ऊंचे पदों को प्राप्त करेंगे। अब एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर साहब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, लेकिन उनकी संपत्ति जब लोगों ने देखी तो उनका कुछ नहीं निकला। उन्होंने सारा जीवन अपना लगा दिया देश और समाज के लिए। उनके पास बहुत सारे ऑफर थे जहाँ करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये हमें सोचना है कि हमें अपने गुण, अपनी कलाओं, अपने ज्ञान का प्रयोग कहाँ करना है ना। चलिए, धन्यवाद शांतला जी। जी रिजिता जी, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। बाकी आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए, कृतिका जी और शांतला जी। रिजिता जी, जय जिनेन्द्र सर। फर्स्ट वीडियो से जैसे हमने सीखा कि निस्वार्थ भाव से हमें सभी की सेवा करनी चाहिए, उसका परिणाम हमें तुरंत ना मिले, लेकिन अंततः हमें उसका परिणाम मिलता है, और वो बहुत ही खुशी देने वाला परिणाम होता है। सेकंड वीडियो से सर हमने ये सीखा कि हमें निडर होकर आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, पुरानी बातों या कठिनाइयों की ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और सर थर्ड वीडियो से हमने सीखा कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें हमारे हमसे जो ऊपर है उनको नहीं देखना, हमसे जो नीचे है उनको देखना कि वो कितनी कठिनाइयों में जी रहे, हम तो फिर भी अच्छे हैं। और सर जैसे आज का नियत का अर्थ था, एक कहानी पढ़नी थी, तो सर उसमें हमने जो कहानी पढ़ी तो उसका नाम था बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। सर उसमें हमें ये सीख उससे हमें ये शिक्षा मिली कि हम जो भी कार्य करते या जो, तो उसके पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें अंततः पछताना पड़ता है। और हमें जो भी जिस बात का भी पता लगता है तो हमें पहले उसकी सत्य की जांच कर लेनी चाहिए कि क्या वो बोल रहा है या हम जो देख रहे हैं वो सच है या नहीं है। सर सर धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिजिता जी। जो भी कार्य करें उसका परिणाम सोचने के उपरांत ही शुरू करना चाहिए। आने वाले समय में जब हमारी वेबिनार्स होंगी, शैली जी आकृति जी ने वो बुक का पूरा पढ़ा हुआ है, 7 हैबिट्स। उसके अंदर यही होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो अंत का ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं कि अंत में क्या उसके परिणाम होंगे या उससे क्या प्राप्ति होने वाली है। तो सफल लोगों की आदतें होती हैं, है ना, सिर्फ शुरू नहीं कर देना है। और सबसे अच्छा है कि जो हमारे पास है उसका आनंद उठाइए। अगर मेरे पास एक आम है, पहले उस आम का खा के ना, रस लेके पूरा मजा लो, फिर कोशिश करो और मिल जाए। छीनने नहीं है किसे, या अपना ही छुपा के औरों से इधर उधर करना नहीं है, उसका आनंद लीजिए, फिर और प्राप्तियां कीजिए। तो प्राप्ति करते रहना जीवन की एक जीवन का एक तरीके से उद्देश्य है। प्रगति करते रहना है, रुकना नहीं है कि भाई ये है तो इसी में रुक के रह जाए, क्योंकि आने वाले समय में अपने आप को बदलना भी आवश्यक है। तो जो है उसमें आनंद लीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। तो उससे बहुत सकारात्मक सोच से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। उसमें हमें प्राप्तियां भी जल्दी होती हैं और आसानी से भी होती हैं, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होता, जिद नहीं होती कि अभी लेना है, मुझे आज ही प्राप्त करना है, 10 दिन में प्राप्त करना है। तो जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा फिर हम वो प्राप्त करते चले जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना है। जी शशांक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद रिश्ता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। प्रथम वीडियो तो जो थी जिसमें साधारण भाषा में एक सभी के लिए जा था, हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति जो मांग करके पूर्व में राजा था और बाद में उसके दिन ऐसे आ गए कि वह एक भिक्षु बन गया और रोटी मांग कर लाया, तो पास में एक भिखारी आया और उसे उन्होंने रोटी दे दी। दूसरी रोटी आई, एक कुत्ता
इसी प्रकार से उसकी सभी रोटियां जो थी दूसरों के लिए चली गई और उसने अपना पानी पी के अपने आप को संतुष्ट कर लिया। तो हमारे पास एक तो जो है उसी में से दान कर सकते हैं। जा रहा था कि उसमें 20 रुपए भी होते हम छोटे छोटे रूप में भी दूसरों को खुशियां दे सकते हैं। दूसरी वीडियो में अमिताभ सर की जो वीडियो थी उसमें बच्चों के लिए संदेश दिखा रहे थे कि निडरता के साथ हमें अपना जीवन जीना चाहिए। हम किसी प्रकार के को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए और जीना अगर है तो उसमें अगर डर है तो वह जीना नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात दूसरी वीडियो में कही गई थी। और साथ ही हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि जब तक हम उस बात को ग्रहण नहीं, बात हमारे मन में नहीं आ सकती। इसलिए अगर कोई हमसे गलत या हमें नेगेटिव बातें कर रहा है तो उसे हमें अपने अंदर में ही नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार से एक शायद विवेकानंद है कि उन्हें कोई गालियां देते जा रहा था, उनसे जब पूछा गया कि आप गालियां दे रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं उसे ग्रहण ही नहीं कर रहा हूँ, तो गालियां किसको लग रही। तो उस व्यक्ति ने सहज रूप से कह दिया कि वह गालियां उसी के पास ही जा रही हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी जो सकारात्मक बातें हैं उनको ही ग्रहण करते हुए नकारात्मक बातों को दूर रखना चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत बढ़िया शशांक जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने 3-4 बातें सुंदर तरीके से बताई कि हम जो हमें ग्रहण करना है वो ग्रहण कीजिए, बाकी जो हो रहा है होने दीजिए, है ना। तो हमारे मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और हमें अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। अगर कोई गाली दे रहा है तो हम अपना मन शांत रख के और उसको वैसा ही व्यवहार उसके साथ नहीं करेंगे और उसको क्षमा करेंगे। धन्यवाद शशांक जी, बहुत बहुत बढ़िया। जी शालिनी, सोनल जी बताइए। सोनल जी आपने नाम अपना बदला नहीं है, चलिए कोई नहीं, सोनल जी बताइए। जय जिनेन्द्र सर। सर फर्स्ट वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की मदद, किसी की भी मदद, यानी किसी की हम मदद करने हमें जो खुशी मिलती है वो हमें कोई भी चीज करने से या किसी भी कार्य करने से नहीं मिलती है। हमें खुश होकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें उसी चीज से खुशी मिलती है। और दूसरी वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि अमिताभ बच्चन जी ने बच्चों को एक गाने के माध्यम से अपने डर को दूर, यानी डर से दूर जाने के लिए, क्योंकि जीवन में अपने अपना हर पल हमें आनंद के साथ जीना चाहिए, डर के बिना नहीं जीना चाहिए। डर से नहीं जीना चाहिए, डर से नहीं जीना चाहिए जी, डर से नहीं जीना चाहिए जी। हाँ, क्योंकि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। डर की कहानी तो हमने सबने सुनी है ना, सबको याद है। क्या करना है डर के साथ सामने? कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। डर के सामने कैसे बोलना है? डटकर, डट के खड़े होना है। चलिए धन्यवाद जी। साक्षी जी, साक्षी जैन भगवा, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। पहली वीडियो से हमें सीख मिलती है कि हमें सबकी निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। हम जब निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं ना, तो वो अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। अगर हमारी मदद में कोई भी स्वार्थ छिपा है तो हमें वह आनंद प्राप्त नहीं होगा जो हम निस्वार्थ भाव से करेंगे, तब आनंद की अनुभूति होगी। और दूसरी वीडियो से हमें सीख मिलती है कि हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमें अपना हर पल खुशी पूर्वक जीना चाहिए, क्योंकि हम अगर खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तो वह समय, वो कठिन परिस्थिति भी आसानी से निकल जाएगी। और तीसरी वीडियो से हमें सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम उसमें संतुष्ट रहते हैं तो हम अपनी लाइफ को बड़े आनंद पूर्वक जी सकते हैं। और यदि हम अपना जीवन उस चीज में असंतुष्ट होकर निकाल देते हैं कि अरे मेरे पास ये भी नहीं है, और हम बहुत सारी चीजों की इच्छाएं रखते हैं, तो हमारा जीवन भी व्यतीत हो जाता है और हम उस तरह से जी भी नहीं पाते हैं जिस तरह जीवन का आनंद लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। जय साक्षी जी, संग्रहण नहीं करना है, आनंद उठाइए। जो भी चीजें हमें मिलती जा रही हैं उस यात्रा का आनंद उठाइए। जब हमने पिछली बार बात की थी, अगर हम बैठ गए हैं रेलगाड़ी में तो हम पहुंच जाएंगे लक्ष्य तक, लेकिन जो वो यात्रा है,
जो चल रही है, चारों तरफ आपको हरियाली, सुंदरता, पहाड़, झरने, नदियां नजर आ रही हैं, उसका आनंद उठाइए। लक्ष्य प्राप्ति तो हो रही है, चल पड़े हैं उस रास्ते पर, लेकिन जो हमारे जीवन की ये सुखद यात्रा है, जिसमें अनुभव है, अनुभूति है, उसका आनंद उठाते हुए बढ़ना है आगे, हर पल, हर क्षण। तो देखिए जीवन कितना रोमांचक हो जाएगा और हम लोग कितना ऊर्जावान होंगे और कितने अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद साक्षी जी, बहुत बहुत। जी शोभना जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। फर्स्ट वीडियो से हमने सीखा कि बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। उसका फल हमेशा अच्छा मिलता है, जिससे मतलब मन, सेवा करनी चाहिए, जिससे मन संतुष्ट होता है, खुश होता है, और उसका जो फल रहता है वो बहुत अच्छा मिलता है, आगे जाके जरूर मिलता है। और सेकंड वीडियो से कि हर पल निडर होकर आनंद से जीना चाहिए, परेशानी कितनी भी हो हंसते हुए जीना चाहिए। और बच्चों के साथ यदि कोई वास्तविक बात बतानी हो तो हम उन्हें कहानी के माध्यम से आराम से समझा सकते हैं। और तीसरी वीडियो से हमने सीखा कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो है उसमें भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। जी जी, बहुत बढ़िया, सही कहा शोभना जी। और बच्चों को हमें उदाहरण देकर समझाने से आसानी होती है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो बच्चे खुद ही बताएंगे हाँ ऐसा करने से नुकसान होता है या फायदा होता है। तो बच्चों को कोई भी बात हमें बतानी है तो उनसे उनकी राय लीजिए, है ना, कि अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, तो वो आगे बढ़ के बताएगा मम्मी ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो एक तो उसको समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और उसने खुद राय दी है ना, तो उसको लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा कार्य किया, तो फिर हमें बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये ही हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है पेरेंटिंग का। जब भी पेरेंटिंग की जाती है तो उनके ऊपर लादना नहीं है, उनको आगे बढ़ाना है ना, हमें हमें उनको लीडर बनाना है, ठीक है। तो हमें लीडर नहीं बनना, क्योंकि हमने जीवन में जो सीखा है हम उसका अनुभव उनको दे सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने हिसाब चलाएंगे तो हमारे पीछे चलेंगे, वो हमसे आगे कैसे निकलेंगे। तो हम अपने बच्चों को कभी भी ऐसा ना बनाएं कि वो हमारी परछाई बने, हमें ऐसा बनाना है कि हम उनकी परछाई में गर्व का अनुभव कर सकें। जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे वो शिवाजी हो, जीजाबाई जी ने उन्हें तैयार किया तो उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, तो हमें उस तरीके से उन्हें तैयार करके आगे बढ़ना। धन्यवाद शोभना जी, बहुत बहुत। जी साक्षी जी इंदौर, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र, बधाई हो आपको वीडियो से सबसे मैंने पहले सीखा आपकी कि आपकी आपकी नई जॉब के लिए, और कैसा चल रहा है। सर अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, तो हार्ड वर्क, जैसे कि एक वीडियो भेजा था आपने कि हार्ड वर्क से ही अपन को मतलब करते रहेंगे तो उसमें शॉर्टकट पता चलेंगे, ऐसे ही अभी तो हार्ड वर्क चल रहा है सर, लेकिन बहुत मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, अपने आप को मतलब एक क्वालिटी पता चल रही कि हम ये भी काम कर सकते हैं। और सबसे पहली वीडियो से मैंने सीखा सबसे मुश्किल कि कामों में एक काम, सबसे मुश्किल कामों में एक काम है हीरा तराशने वाले व्यक्ति का। उसकी एक रत्ती की जी गलती सर। से पूरा हीरा बर्बाद हो सकता है ना। तो ये जो आपका समय चल रहा है वो हीरा तराशने वाला समय चल रहा है। बस ध्यान से करते रहिए, फिर हीरा आपको मिलेगा, और ये जो सफलता मिलेगी ये आपको हमेशा जीवन पर्यंत खुशियां देगी और आनंद देगी। जी आगे बढ़ते हैं, बताइए। सर पहली वीडियो से मैंने सीखा कि हमें बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करनी चाहिए, उससे जो हमें खुशी मिलती है और एक अपने चेहरे पे संतुष्टि का भाव होता है जिसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है, बस अनुभूति की जा सकती है। और दूसरी वीडियो से सीखा कि जीवन है तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी, संघर्ष भी करने पड़ेंगे और चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन उसको हमें डर डर के नहीं जीना है, बल्कि उनका अच्छे से सामना करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को जीना है, जिससे एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा और हंसते हुए हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो जीवन, जो कहानी हमने कृष्ण और बलराम जी की सुनी थी ना, कि राक्षस डर का जब सामने आ जाए उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना क्या है, तो क्या होगा, जब आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे तो हम उसके बारे में जान पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे उसके लिए, और वो छोटा होता जाएगा, हम बड़े होते जाएंगे, हमारे गुण और कौशल बड़े हो जाएंगे। जी हाँ सर धन्यवाद बिल्कुल। साक्षी जी। जी जी सर। जी अंजलि जी, अंजलि जैन तिगोड़ा, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर, सभी को जय जिनेंद्र।
हमने पहली वीडियो में सीखा है कि हमें सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, मतलब हेल्प करनी चाहिए। कहीं कोई, जैसे हमने अभी शेखर जी में किया है ऐसा काम, बहुत अच्छा लगता था वंदना करते समय। एक बूढ़ी अम्मा गिर गई थी पानी की वजह से, और वहां हम गए, उनको उठाया, अच्छा लगा। उन्होंने भी बोला बच्चे ऐसे ही करना सबके साथ, बहुत अच्छा लगा था। निस्वार्थ भाव से उनकी हेल्प की, अच्छा लगा था हमें। यही हमने वीडियो पे था, हम वीडियो में सीखा। दूसरी वीडियो में सीखा कि हमें जितना है हमारे पास, हम उतने में खुश रहना चाहिए। जिंदगी ये चलती रहती है, हर खुशी भी होती है, गम भी होती है, लेकिन हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए किसी भी बात को लेकर। हमें खुश रहना चाहिए, जैसे आगे जिंदगी बढ़ती जाती है हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और थर्ड वीडियो में हमने सीखा कि हमें अपने से छोटों को देखना चाहिए, बड़ों को नहीं। जैसे छोटों को देखेंगे तो हम खुश रहेंगे, अगर बड़े को देखेंगे तो हमें दुखी लगेगा। किसी सामने वाला है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसका ज्यादा बड़ा मकान है, हमारा छोटा है, हमारे पास कम पैसे हैं, तो हमें और दुख होगा। इसलिए हमें छोटों को देखना चाहिए, अपने से बड़ों को नहीं देखना चाहिए। जी, पैसा खुशी का आधार नहीं है, ये एक सत्य है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलवा सकता हूँ जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन जीवन में खुशियां नहीं है। खुशी प्राप्त होती है अंदर से, खुशी प्राप्त होती है अपेक्षाएं खत्म करने से। जिस दिन हम जैसी परिस्थिति में हैं उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। अगर हमारे पास घर है, हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, हमारे पास शिक्षा है और हम खाना खा पा रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ नहीं जीवन में है। आप खाना अच्छा बाहर कितनी बार खा लोगे? मैं इतना बाहर रहता हूँ, तो मुझसे ज्यादा तो आप लोग बाहर नहीं रहते होगे, तो ये जो बढ़िया बढ़िया खाने की बात आप करते हो ना, कुछ दिन ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद वही जो घर का हाथ का बढ़िया टेस्टी खाना होता है ना, वो याद आने लग जाता है। तो ये सिर्फ मन थोड़ी देर उड़ता है, लेकिन जब वहां तक पहुंच जाता है ना, उसे वो लगता है ये बोर हो गया, अब और क्या। तो जितने बड़े बड़े लोग आप देखोगे ना अमीर, वो एक जगह जाके ना इतना बोर हो जाते हैं, और क्या। अब आप नीता अंबानी की बात करो तो वो 40 लाख की साड़ी पहनती है, उसने गाड़ी के ऊपर अपना ज्वेलरी लगवा दिया है ना, उसने 1 करोड़ का फोन बनवाया जो दुनिया में नहीं है। अब वो अभी भी बोर हो गई होगी, अब वो कहेगी अब क्या करूं। समझ रहे हो? कोई लिमिट नहीं है। मन की खुशी कैसे मिलेगी? इन चीजों से मन की खुशी कभी नहीं मिलती। मन की खुशी मिलती है जब हम अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं और हम अपने चारों तरफ आसपास वो कार्य करते हैं जो हमारे को सच में खुशी देते हैं, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, समाज के लिए। तो अंजलि जी, इस तरह ही आगे बढ़िए, खुश रहते हुए, और जीवन में आप प्रगति करते रहिए। बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, तो आप जुड़े रहिए, और जितनी भी पुरानी वीडियोस है जरूर देख के सीखिए और लिखिए ग्रुप पर, है ना। आपके सभी मित्र आपके साथ हैं। आपके कौन है मित्र टीम में? हमारे मित्र यानी हमारी सिस्टर है ऋचा जैन सागर, और हमारी फ्रेंड है सागर से निकिता ऋचा जैन। जी भी नहीं आ रही है? तो वो अभी बाहर है, घूमने गई है, यानी मौसा जी के साथ में। काफी दिन हो मैंने गए। उनसे बोला था कि ग्रुप का कार्य करें, मेरे 2-5 मिनट का टाइम तो सब निकाल देते हैं, तो बोली कि भाई उनका बच्चा है छोटा सा, नहीं कर पाते। उनके ठीक। चलिए, बात कीजिएगा, कोशिश करके करें, वो फायदा उन्हीं का होने वाला है। हम तो सब लोग चलते जा रहे हैं साथ लेकर, हम चाहते हैं सब मित्र एक साथ मिलकर चढ़े, आगे बढ़े। चलिए, धन्यवाद अंजलि जी। जी निकिता जी, स्वागत है आपका। निकिता जैन सागर। जय नमस्कार। अविरल जी, आपके इसके बाद अविरल जी का नंबर है। हाँ जी निकिता जी बताइए। जय नमस्कार जय जी ने। सर, मैं दोनों वीडियो से, फर्स्ट वीडियो से हमने सीखा कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। आज अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो कल के दिन वो हमारी भी हेल्प करता है। अगर हमारे कारण उसका कुछ काम बनता है तो हमें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। और दूसरी वीडियो में हमने सीखा कि डर के साथ नहीं जीना चाहिए, बिना डर के जीना चाहिए, निडर होके जीना चाहिए। जीवन में बहुत सी चुनौतियां आती है, संघर्ष आते हैं, हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए और निडरता पूर्वक जीना चाहिए। और जैसे आपने अपने डर का सामना किया हुआ है, किया, और आप इतना बढ़िया तरीके से बोल पाते हैं, प्रस्तुति करते हैं, तो कैसे हुआ? डर को जीतो और आगे बढ़ो, और आगे और भी चीजें कर सकते हैं जीवन में आप। जी
हाँ सर। और तीसरी वीडियो से यही सीखा कि मतलब जो है जितना है उतने ही में खुश रहना चाहिए। मतलब हमें किसी के अपने तुलना किसी और के साथ नहीं करना चाहिए कि उसके पास ए है तो हमें उसका नहीं देखना चाहिए, हमें अपना खुद देखना चाहिए। हमारे पास जो है जितना है हमें उतने ही में खुश रहना चाहिए। अगर हम उसका देखेंगे कि नहीं यार हमारे पास तो ये है उसके पास वो है, करेंगे क्या उसका? हमारे सबसे जरूरी ये सोच रहे हैं उसका करेंगे क्या हम, उसका उपयोग क्या है जो उसके पास है, क्या वो उपयोग की चीज है भी? हो सकता ना हो, बस देख के अच्छा लग रहा हो। कई बार आप देखते हैं ना दुकान में बहुत सुंदर लग रही चीज, लेकिन आप जाके देखते हो तो अच्छी नहीं है, छोड़ देते हैं, होता है ना कई बार, ऐसे ही होता है। तो हमें सबसे आवश्यक है कि हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है, हमारे लिए क्या जरूरी है, वो हमारे पास है और उसका आनंद उठाना है और आगे प्रगति भी करनी है, आगे बढ़ते रहना है, अपने गुण कौशल को बढ़ाना है। जी अधिकांश लोग तो सर इसी में दुखी रहते हैं, दूसरों का देख के ही दुखी रहते हैं कि हमारे पास ये है नहीं है उसके पास है, तो उसी में दुखी रहते हैं वो तो। अगर आपके पास एक गिलास जूस का है, बहुत स्वादिष्ट जूस है, वो आपके पास है, आप एक गिलास ही पी सकते हो, लेकिन पड़ोसी के पास 2 गिलास नजर आ रहे हैं, उसका करोगे क्या? सबसे पहले इस एक गिलास का आनंद तो उठाइए। तो जीवन के इस पल का आनंद उठाना है ना, जीवन के इस पल में जो है ना उसको अच्छे से जीना है, उसके बाद आगे प्रगति करनी है कि 4 गिलास भी हो सकते हैं आपके पास हो, फिर उसका क्या यूज प्रयोग करना है वो सोचना है। समाज में किसी को जरूरत है क्या उन चीजों की, तो वो देनी है ना, जितना हम यूज कर सकते हैं वो करने के बाद देनी है, इकट्ठा नहीं कर रहे है ना। तो देखिए कितना तेजी से बढ़ता है। तो आनंद जब भी आता है जब अपने 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 अंदर रहते हुए चीजों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जी निकिता जी धन्यवाद। जी अविरल जी स्वागत है आपका। सर आवाज आ रही है सर? कैसे हैं आप? हाँ जी हाँ जी बस सर बढ़िया। तो कुछ कारण से मैं लेफ्ट हो गया था ग्रुप से, धोखे से कुछ करना था, मैं नीत का ही डाल रहा था, लेकिन कैसा खबर नहीं पड़ी, लेफ्ट हो गया था। उसके बाद मैंने बोला भी था कि आपको भी कॉल किया। निकिता जी म्यूट कर लेंगे एक बार। हाँ जी अविरल जी बोलिए, उधर से व्यवधान आ रहा था। जी जी सर मैं ग्रुप से लेफ्ट हो गया था, उसके लिए क्षमा, तो धोखे से ये हो ध्यान गया था। रखिएगा जेएसएस के ग्रुप से जो लेफ्ट हो जाता है उसको नीरज जी जोड़ते नहीं है दोबारा, मैंने रिक्वेस्ट की है उनसे जो आपको जोड़ा गया था, छोड़ना नहीं है ग्रुप को। एक्चुअली मैंने नीरज जी को ही फोन लगाया था, तो नीरज जी का कॉल रिसीव नहीं हुआ, फिर आपको भी कॉल किया था, फिर मैंने मैडम को सुब्रत जी को फोन लगाया था, उन्होंने जुड़वाया था। जैसा कि सर 3 वीडियो मैंने देखी थी, तो पहली वीडियो जो थी उसमें मैंने यही सीखा है कि कार्य करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। जिस प्रकार उसने वृक्ष को, सूखे वृक्ष में पानी डाला, उसमें पत्ते आ गया, फिर आने वाले समय फूल आने वाला निश्चित है। इसलिए हम कार्य करते रहेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो निश्चित ही हमारे लिए फल मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने जो कार्य किया है वह कार्य निश्चित ही फल देने वाला है, हमारा कार्य सही दिशा में हो रहा है तो हमारे लिए उस फल की मिलेगा ही। पहली वीडियो से यही सीखा। दूसरी वीडियो से यह सीखा जो बच्चों, क्योंकि कहा जाता है लौकिक में कि बच्चे भगवान के समान होते हैं, बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं उनके पास रह के, क्योंकि कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो बच्चों से भी हमको ग्रहण करना चाहिए। कोई मार भी दे तब भी उसके पास जाके बैठ के उससे कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए। ये अमिताभ बच्चन जी वाली जो वीडियो थी उससे सीखा। और तीसरी वाली जो वीडियो थी उसके लिए कम शब्दों में कहें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बड़े पंडित जी साहब हमारे जो मेरे गुरु है वही ऐसे कहते हैं, जो आपके पास है उसको ही पर्याप्त समझो, दूसरों के देखा देखी में मत पड़ो, क्योंकि जग के पास क्या क्या है उसको मत देखो, क्योंकि दूसरों के दूसरे की खुशी देखकर तुम दुखी मत हो। तुम्हारी जो खुशी है उसको भोगो, उसमें खुश रहो। क्योंकि अभी आपने नीता अंबानी जी का भी उदाहरण दिया है, 40 लाख की साड़ी पहनती, वह पहनती, वह उनके लिए पहनती, लेकिन उनकी भी आने वाले समय 40 लाख की साड़ी के बाद भी वो ये सोचते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो चीज है उसमें हमारे लिए खुश रहना है। आगे हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहेंगे तो निश्चित ही हम खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे। क्योंकि मेरे जो गुरुदेव हैं विशुद्ध सागर महाराज भाई कहते हैं, जो है सो है,
और हमारे पास जो है उसी में खुश रहें, मस्त रहें, बहुत निरंतर कार्य करते रहे तो निश्चित सफलता निश्चित होगी, ऐसी भावना है। नियत कार्य सर नहीं डाल पाया क्योंकि टेक्निकल इशू था, ग्रुप से लेफ्ट ही हो गया था, लेकिन आज डालने का है, टाइप किया हुआ है मेरे पास, बट डालने की देरी। जी बिल्कुल, और जुड़े रहिए और करते रहिए और अभ्यास करते रहिए और जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और प्रीति जी के लिए भी शुभकामनाएं। तो इसी मंथ में आप दे रहे हैं खुशखबरी या अगले मंथ? इस मंथ तो नहीं, अगर नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। अच्छा चलिए, उनका ध्यान रखिए, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए जी। धन्यवाद जी। चलिए प्राची जी जुड़ गए वापस। जी प्राची जी स्वागत है आपका। जी सर, जय श्री कल की वीडियो से हमें सीख मिली, हमें लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, मदद करते जाएं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसकी मदद करेंगे तो वो हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा। ये बात की बात है, आज है उसको अगर हमारी मदद तो हमें उसको बिना किसी उम्मीद के उसकी मदद करनी चाहिए। और सेकंड वीडियो से अमिताभ बच्चन बताया था कि डर डर के जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो हमें हमेशा हंस के उल्लास के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जीवन की प्रत्येक घटना में हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं जी, कैसे हैं आप? आपका नेट थोड़ा स्लो चल रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए। हाँ सर, यहाँ सत्र नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही। सत्र के समापन को बढ़ने से पहले हमारे मार्गदर्शक कमल डबावाला जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के शीर्षक के विषय में हमें हमारा मार्गदर्शन करें और हमें समझने में आसानी होगी। और जी कमल जी। कमल जी आप सुन पा रहे हैं? दीपक जी। जी दीपक जी मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता और बात नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा कल है ना, मैं थोड़ा थोड़ा छोटा सा इंजरी हुआ है मुझे जी। सॉरी, कल टू व्हीलर से थोड़ा सा मैं स्लिप हुआ था, तो छोटा सा इंजरी है, तो इसलिए हाँ मैं जुड़ा तो हूँ, लेकिन अभी बात ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। जी जी कोई नहीं, आप ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ जी। तो इसको कहते हैं कमिटमेंट, जो हमारे गुरु हमें हमेशा दिखाते हैं रास्ता। कुछ भी हो, किसी भी हालत में हो, हमारे साथ हैं। इसी तरीके से हम भी आपके साथ हैं। तो ये हमें सीखना है, कैसी भी हालत कैसी परिस्थिति हो, जो कर्म करना है, जो कर्तव्य है उसे पूर्ण करना है। तो वो वही रास्ते, उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं और यही हम आपको भी चाहते हैं कि आप सभी लोग सीखें और आगे बढ़ें। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सत्र का समापन कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न या कोई बात या कोई उदाहरण देना चाहते हैं, कोई कहानी बताइए, स्वागत है। नहीं, करें सत्र का समापन, थम्स अप कर दीजिए। चलिए ठीक है। मेरी भावना कौन करने वाला है? जी नीरज जी, पूजा जैन मलाहरा। आप मुझे होस्ट बना देंगे एक बार? तो होस्ट पूजा जी लेफ्ट हो गए। एक्चुअली आज काफी लोग लेफ्ट हुए हैं, उसके बाद नेट इशू लग रहा है अभी भी चल रहा होगा। बट आज ये अच्छी चीज हो गई कि सभी ने अपनी बातें रख दी हैं, तो कोई छूटा नहीं है। नीरज जी होस्ट बना दीजिए।
जी लोग म्यूट कर लीजिए। तो आज कौन करने वाला है? मैं करता हूँ, चलो आज फॉर ए चेंज। चलिए, महावीर भगवान की जय हो। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरे कभी न पद डिगने पावे। जी महावीर भगवान की जय। जी किया बहुत मैंने? बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। बिना तैयारी और के बोला ये, नहीं सॉरी बिल्कुल नीरज जी, एक बार बिना तैयारी के प्रस्तुति की क्या हालत होती है आज आपने देख लिया है, तो क्षमा जी याचना, अगली बार नहीं अच्छा है, अच्छा है सर। तो मैं ये भी तैयारी करूंगा। ये जी 4 पंक्तियां भी कहीं ना कहीं हमारे धन्यवाद। टॉपिक से मैच होती हैं। और जैसा कि आज जो हमारा टॉपिक था नैतिक शिक्षा और संस्कार, ये मान के चलिए कि नैतिक शिक्षा और संस्कार ये आज निचोड़ है हमारी और जो वेबिनार हुए हैं। मतलब हमारे सारे वेबिनारों की सुंदरता यदि बनती है तो हमारी टॉपिक से बनती है, नैतिक शिक्षा और संस्कार। ये कहने के लिए तो एक छोटा वाक्य है, लेकिन यदि सही और वास्तविक जीवन में यदि देखा जाए तो इसके बिना विद्यार्थी जीवन अधूरा है। या अपन यूं कह सकते हैं कि जो जिस व्यक्ति में या जिस बच्चे में संस्कार और नैतिकता का अभाव है, वो भोजन में स्वादहीन बराबर है। मतलब नमक बिना भोजन बराबर है उसके लिए। तो आज के इस टॉपिक में सम्मानित प्रशिक्षक द्वारा आज नैतिक शिक्षा और संस्कार को आपने बहुत ही सटीक और संक्षिप्त शब्दों में, संक्षिप्त नहीं कहेंगे, बहुत ही व्यापक अर्थ में आज आप लोगों ने समझा। और इसी सत्र के माध्यम से आप विद्यार्थियों में स्वयं में इन चीज़ों का, नैतिक शिक्षा एवं संस्कारों का समावेश कर अपने लक्ष्य और जीवन को सफल बनाएंगे। ऐसी हमारी जैन शिक्षा समृद्धि योजना आपसे उम्मीद करती है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप आत्मविश्वास से स्व-विकास होते हुए समय प्रबंधन निष्ठा से सफलता होते हुए नैतिक शिक्षा और संस्कार तक का ये सफर आप सभी ने तय किया है। आप एक बहुत ही अच्छे प्रभावी शिक्षक बनने की श्रृंखला को समाप्त करने वाले हैं। आप सभी ने जो प्रशिक्षण अभी तक के प्राप्त किए हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने लक्ष्य
क्यों उद्देश्य को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं अंत में इतना कहकर अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर एक फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है। आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार, आपके सुझाव फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक प्रेषित करें, क्योंकि हमें यह कहने में बहुत ही संकोच हो रहा है कि आजकल आपकी प्रतिक्रियाओं में भी कंजूसी होने लगी है। तो दिल खोल के, बिना किसी कंजूसी के अपने सुझाव जरूर दें, क्योंकि हमें भी आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है। हम लोग भी आपसे ही सीखते हैं, तो हमें भी सिखाने में आप संकोच ना करें। अपनी सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर हम तक प्रेषित करें। मैं इतना कहकर आज के सत्र का समापन करूंगा। हम पुनः आपसे इसी सप्ताह, अगले सप्ताह प्रस्तुतिकरण सेशन के साथ पुनः रूबरू होंगे। आप हमारे आस्था ग्रुप के नियत वर्क और अपने कार्यों को करते रहें। आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि।